अब मैं अगर वन शॉट में मैं शिद्दत से पढ़ा सकता हूँ, तुम भी तो पढ़ सकते हो। स्पीड को थोड़ा चेंज कर लेना, बढ़ा लेना बस, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आप कहाँ से निकाल सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, किस कंपनी में पूछेंगे। आपको बोलूं कि मैं आपको एक वीडियो में इतना जावा सिखा दूंगा कि आप कोई क्वेश्चन जाओगे गीक्स पर देखोगे, उसका कोड देखोगे, तो ये कोड आपको समझ में आने लगेगा आपने क्या लिखने जा रहे हो, या ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या हमको इंप्लीमेंट करना है। फिर आप लीड कोड पर सोच रहे हो, लीड कोड पर क्वेश्चन सॉल्व करने, किसी भैया दीदी ने बोला लीड कोड अच्छा है, वहां पर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो, वहां भी लगा सकते हो। जो कोड मैं लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, वो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ये वीडियो दोनों टाइप के बच्चे देख सकते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिनको जावा का ABCD नहीं आता, और जिनको कुछ आता है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वीडियो की बात मैं गारंटी लेता हूं, वरना मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा यूट्यूब पर। और बोलो, इससे बड़ी कमिटमेंट क्या करूं। ये जो भी मैंने एक एक वर्ड आपको समझ में आने लग जाएगा अगर मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली, स्किप किए बिना। बट स्पीड आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। किस स्पीड में आप पढ़ना चाहते हो, कम या ज्यादा स्पीड कर लेना, ओके। इस वीडियो के अंदर हम दूसरों की तरह वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, बिगिनर्स की तरह नहीं पढ़ रहे होंगे। इसमें यूट्यूब पर ये बिल्कुल अलग होने वाली है। यहाँ पर हम पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ पढ़ने वाले हैं। पूरा हम ये देख रहे होंगे, एक एक चीज समझ रहे होंगे। जैसे ये क्लास है तो ये क्लास क्यों लिखी है, फिर ये सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन क्या है, पब्लिक इंट, रिमूव एलिमेंट, ये क्या होता है। क्वेश्चन हमारे को एक ब्लैंक क्वेश्चन जब गिवन होता है, वो ब्लैंक क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार का गिवन होता है, ठीक है, कुछ लिखा होता है। हम इसको कैसे समझते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। वीडियो के एंड में आप ये सारी की सारी चीजें जान रहे होंगे, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आप क्वेश्चन भी पढ़ पाओगे, आप कोड भी ट्राई कर पाओगे, और अगर आपसे कोड सॉल्व नहीं होता है तो आप किसी का सॉल्यूशन पढ़ने जाते हो तो उसका सॉल्यूशन भी समझ पाओगे। यहां पर उतनी ही चीजें करवाऊंगा जितनी जरूरत है। अगर बिल्कुल मास्टर करना है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट लगाई है, डीप डाइव कर सकते हो, इसके बाद भी शुरू कर सकते हो। मास्टर करनी है जावा तो नाउ। इस वीडियो की कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बट इस वीडियो में क्या चीजें नहीं करवाने वाला वो मैं बता दूं। व्हाट इज जावा, व्हाई वी यूज जावा, व्हाटएवर, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सेटअप, जावा का क्या सेटअप करना है, कैसे करना है, इसमें भी मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको इतना रेडी करने वाला हूं कि ये जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, उसका सॉल्यूशन में जब कोड दिखे, आप समझ पाओ ये क्या हो रहा है और आप कुछ ट्राई करो, बस। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस वीडियो में मैं कुछ 2 क्वेश्चंस लूंगा जिसको हम लास्ट में सॉल्व भी कर रहे होंगे, इतना मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया, और ये हमारा कंपनीज में पूछा गया, देख सकते हो अमेजोन जैसी कंपनियों में अभी नहीं पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है काफी। तो एक ये क्वेश्चन ले लूंगा मैं, ठीक है। जो भी कोड लिखूंगा, जो भी लिखा है, एक एक वर्ड आपको समझ आ रहा होगा, इस बात की गारंटी है। गीक्स पर भी होता है, देखो प्रैक्टिस करने के लिए गीक्स और लीड कोड, इन दोनों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की। इसलिए मैं एक क्वेश्चन गीक्स पर भी करवाऊंगा और एक क्वेश्चन सबमिट करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा अपना लीड कोड पर। तब आपको ये भी समझ में आ जाए गीक्स कैसे दिखता है, वहां पर कोड कैसे सबमिट होता है, एग्जीक्यूट करते हैं वहां कैसे लिखते हैं, और लीड कोड पर भी, ताकि दोनों से फ्रेंडली हो जाओ। और लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और आप एक एक चीज समझ रहे होगे वीडियो के एंड तक, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूंगा, एक क्वेश्चन, ठीक है, जो आप खुद ट्राई करना। और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, चैनल पे जाके देख सकते हो, ओके। कुछ इसी तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिखेगा। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को कुछ ये स्टेटमेंट समझनी है और यहाँ पर कुछ कोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को कुछ कोड करना है, उस कोड को करने से पहले हमारे को कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी, फिर वो जावा हो सकती है, C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, ठीक है, DSA में सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद हमने लेट सपोज हमने जावा चूज कर ली, तो आपको लिखा आ रहा है ऊपर जावा ऑटो, ठीक है। तो जावा के बाद अब ये जावा में हमेशा ऐसी 2 लाइनें आपको दिखेंगी, ठीक है, हमेशा आपको ये 2 लाइनें दिखेंगी। अब अगर आपको ये 2 लाइनें समझनी है तो बात करते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमको क्या दिखेगा, एक क्लास दिखेगी, एक पहला वर्ड होगा क्लास, ठीक है। अब ये क्लास क्या होता है, तो क्लास होता है हमारा कीवर्ड्स, ठीक है। क्लास क्या हो गए, कीवर्ड। अब ये जो सेकंड चीज है वो क्या है, वो है सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन, यस सॉल्यूशन ही है, हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज द नेम ऑफ द क्लास जो हम बना रहे हैं। ये सॉल्यूशन नाम की हमारी क्लास बन गई। एक जो हम क्लास बनाते हैं वो एक हमारी एक लॉजिकल एंटिटी होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, जो हम कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसका यूं मान के चलो, ठीक है। या अब ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मेरा क्या हो गया, क्लास नेम, ओके। इसकी कोई भी फिजिकली प्रेजेंस नहीं होती है क्लास की। जब आप ऊप्स में डीप डाइव जाओगे, मैंने पूरा प्लेलिस्ट में पढ़ा है, तो उसमें पता चलेगा आपको क्लास इज दी लॉजिकल एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज दी फिजिकल एंटिटी। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में फिजिकल में प्रेजेंस होती है उनकी, और क्लास की नहीं होती। क्लास एक कैटेगरी टाइप की हो जाती है, लाइक जैसे एनिमल एक कैटेगरी। आपने कोई एनिमल देखा, बोला हाँ लॉयन टाइगर, तो नहीं देखा है, ठीक है, जू में देखा होगा। फिर कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, घोड़ा, ये आप बोलोगे हमने देखे, बट मैं कह रहा हूँ एनिमल, बोले ये एनिमल ही तो, यस
आप कैटेगरी की बात कर रहे हो, ठीक है, उसमें घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, चूहा, इन सब की बात कर रहे हो, बट वो किससे बिलोंग करते हैं? एक कैटेगरी से, एक क्लास से, वो है एनिमल। हम ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में आ गए। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। फिर इन्हीं के कुछ पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब मान लो एक क्लास मेरी कार होगी, ठीक है, आपने कोई कार देखी है? हाँ, BMW, फॉर्च्यूनर है, बट मेरी जान वो ऑब्जेक्ट्स देखे हैं आपने, क्लास नहीं देखी है। क्लास इज द कैटेगरी जिसमें वो सारी कार्स आ रही हैं, ठीक है। अब उसकी क्या हो सकती है? उसकी साउंड हो सकती है, उसके पास व्हील्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारी टाइप्स की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। करेक्ट, हमको काम किससे है? प्रॉपर्टी से। सेम, अब उसमें यूं मान लो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें हमारे कुछ कमरे बनाने हैं, ठीक है। क्लास हमने एक बिल्डिंग बना ली, अब इसमें हमारे को क्या करना है? हमने 2-4 रूम बनाना है। तो 3 तरीके की आपको चीजें दिखेंगी इसमें। पहली, आपको दिखेंगे डेटा मेंबर्स। दूसरे, आपको दिखेंगे मेथड्स। तीसरा, आपको दिखेगा कंस्ट्रक्ट। याद रखना, पहली डेटा मेंबर्स, दूसरी मेथड्स, और तीसरी, जिसको मेथड्स को बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस, और तीसरी कंस्ट्रक्टर। ये हमारा आता है सेकंड कैटेगरी के अंदर, पब्लिक इंट रिमूव डुप्लीकेट्स। दिस इज दी मेंबर फंक्शंस, और जिसे मेथड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें सेम अगर आप मेरे से पूछोगे व्हाट इज द पब्लिक, पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर, और जिसको आप फिर से बोल सकते हो कीवर्ड है। इसका एक स्पेशल मीनिंग है इसमें। इंट, व्हाट इज द इंट? यस, ये भी हमारा एक कीवर्ड है, स्पेशल मीनिंग है इसका, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स, ये मैंने खुद रखा है। सॉल्यूशन और रिमूव डुप्लीकेट्स मैंने खुद रखे, मैं कोई और भी नाम रख सकता हूँ, यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर मैं चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन जब कर रहा हूँ तो वो उन्होंने बोला यही मेंबर फंक्शन है, इसका काम ये है, इसकी कैटेगरी मैं रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी कि ये रिमूव डुप्लीकेट करके देगा, इसकी ये प्रॉपर्टी है, बस, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये लिखा है, ठीक है। ये हमारे को, अगर मैं आपको बोलूंगा, ये अभी ऐसे समझ लो पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स है, उसमें भी ये अगर पास किया गया है तो ये है एरे, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये आपको 2 लाइनें समझ में आ गई, यही हमेशा आपको गिवन होगा। अब चल लेते हैं अपने फर्स्ट कोड से, बिल्कुल, ठीक है। जावा का जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है, ठीक है, परंपरा चली आ गई है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ करना है तो एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। फिर वहां से हम वापस आएंगे, एक गीक्स पर भी चेक कर लेंगे, एक लीड कोड पर भी करेंगे सॉल्व, और लास्ट में हम एक ये क्वेश्चन होमवर्क में भी दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो फिर, अगर आपने जावा में कोडिंग स्टार्ट कर दी है यहाँ तक, ठीक है, या आगे पूरी लाइफ देखने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं, पूरी लाइफ में जितना भी आप जावा का कोड लिखोगे, ये तीनों लाइनें आपको दिखने वाली हैं। तो जितना जल्दी इन तीनों लाइन से आप दोस्ती कर लोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो चलो फिर आपकी दोस्ती करवाई जाए। तो इसमें क्या है? पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। तो देखो, मेन जैसा मैंने आपको समझा दिया पहले, ये हमारी क्या है? क्लास के बाद जो भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, ये देखो क्लास यहाँ था, क्लास के बाद जो भी चीज़ लिखी हुई है वही मेरा क्या हो जाएगा? नेम, ठीक है। किसका? क्लास का। दिस इज माई क्लास नेम, ओके। क्लास से पहले मेरा क्या देख रहे हो? एक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द एक्सेस मॉडिफायर्स। अभी मैं आपको आगे चल के इनका डिफरेंस भी बता दूंगा, ठीक है। यूं मान के चलो, पब्लिक जो क्लास होती है वो दूसरी क्लासेस उसको भी एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है, यानी कि आपका कोड यूज कर सकता है कोई और इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक सेम, यही बता दी, सेम, ये दोनों क्या हो गए मेरे? एक्सेस मॉडिफायर्स, ओके। इनको कीवर्ड्स, और ये कीवर्ड्स रहेंगे ही रहेंगे, ये याद रखना कि ये कीवर्ड्स नहीं, ऐसा नहीं है, ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आर द दोज वर्ड्स विच हैव द स्पेशल मीनिंग इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में अलग होते हैं, C++ में अलग, पाइथन में अलग, तो बहुत सारे कीवर्ड्स अपने अपने होते हैं, ठीक है। नाउ इनका क्या होगा? एक स्पेशल मीनिंग होता है, यानी कि किसी काम के लिए बनाए गए, इनको आप अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते आप इसका, ये कुछ और, ठीक है, वो करके दिखाएंगे बाद में। तो ये कीवर्ड्स हो गए, और इनको क्या कहा जाता है? एक्सेस मॉडिफायर्स, ओके। आप देख ही पा रहे हो, इसने बोल दिया पब्लिक, ठीक है। अभी बोल दो प्राइवेट, तो जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी को एक्सेस है नहीं है, पब्लिक वाली प्रॉपर्टी में कोई भी जा सकता है। जैसे पब्लिक पार्क हो गए, तो कोई भी वहां कभी भी जा सकता है। बट जहां पर प्राइवेट पार्क्स की बात करो, या आपका कोई सोसाइटी का पार्क है, वहां पर तो नहीं जा सकता कोई। सेम काइंड ऑफ स्टैटिक भी एक तरीके से यूं मान लो आपका एक एक्सेस मॉडिफायर हो जाता है जब आपका वेरिएबल के आगे लग जाता है, बट ये मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड, ओके, डन। ये भी हमारा कीवर्ड हो गया। वॉइड मेन, वॉइड और मेन, जब भी एक चीज याद रखना, आपको कुछ ऐसा दिखता है कभी, कुछ वेरिएबल नेम है माई नेम, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल कहलाया जाएगा, ठीक है। आगे बताऊंगा वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं नाउ। और माई नेम के अगर बाद आपका क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है, ब्रैकेट है, ये आपका क्या कहलाया जाएगा? फंक्शन, मेंबर फंक्शन, मेथड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अभी मेन क्या हो गया मेरा? मेन इज दी फंक्शन, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको एक और चीज बोली जाती है, इट इज दी एंट्री गेट, इट इज दी
एंट्री गेट ऑफ जावा। ठीक है, जब भी अगर आपको जावा का कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो उसमें चेक होगा हमेशा एक मेन मेथड है कि नहीं। अगर मेन मेथड है तभी वो रन होगा, उसका आउटपुट आएगा, वरना वो फाइल आपकी रन नहीं होगी। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास हैं और ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है जो आप आगे चल के समझ जाओगे। ठीक है, सिस्टम एक हमारी क्लास है, आउट हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी आप क्लास ऑब्जेक्ट सीखोगे। ठीक है, प्रिंट एलन मेरा एक मेथड है, मेंबर फंक्शन है, उसके अंदर फिर से एक मेरा पैरामीटर पास है जिसको मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, अब इस कोड को अगर मैं प्रिंट करूंगा, मतलब एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, उसको एंट्री गेट मिल जाएगा मेन। उससे पहले वो क्लास में चेक करेगा, क्योंकि जावा हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमेशा हर चीज़ एक क्लास के अंदर ही बना रहे होगे। एक स्ट्रक्चर पहले बनाओगे, उसके अंदर फिर चीज़ें बनाओगे और उसके अंदर एंट्री गेट आप मेन बनाओगे। ठीक है, ओके, तो ये कोड अब मैं रन करके देखूं हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट होगा कि नहीं। सो आर यू एक्साइटेड? रन करें, चलो फिर रन कर। आपको हमेशा रन और डीबग दो चीजें दिखेंगी अगर आपका ये सही से सेटअप है VS कोड और जावा तब। ठीक है, और ये मैंने आपको बता रखा है पहले से वीडियो के अंदर, वहां जाके चैनल पे चेक कर लेना बेशक। ठीक है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर हमारा कंसोल में आएगा कुछ आउटपुट, वेट करते हैं। यस, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमेशा ये हमारा होगा टर्मिनल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोड। जो भी कोड हम यहाँ पर लिखेंगे उसका आउटपुट हमेशा हमारे को टर्मिनल में मिल रहा होगा। गॉट इट? ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये हेलो वर्ल्ड जैसे प्रिंट हो गया, कुछ और प्रिंट करना होता है, तो जो भी मैं डाटा, मतलब जो भी मैं पैरामीटर पास करूंगा अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो वही प्रिंट करके दे देगा। अब जैसे माई नेम इज कुछ डाल दूं मैं इसमें। ठीक है, आई एम अ बॉय लाइक, ओके। अब इसको दोबारा से रन करोगे, ठीक है, देखो अभी दोबारा स्टेटमेंट रन होगी, आई एम अ बॉय, ओके, गॉट इट। ये चीजें थी। अब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने के लिए बनी है? नहीं, जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात करोगे तो भाई साहब दिमाग खराब हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई दो वैल्यूज को सम करके दे दे। ठीक है, अभी मेरे को जैसे 1 या 2 प्रिंट करना है। अभी देखो मैं बोलूँ 1 प्रिंट करना है, ठीक है, मैं बोलूँ 1 प्रिंट करना है। अभी इस कोड को मैं सेव किया, रन करूंगा, तो अभी ये मेरे को क्या देगा? 1 आउटपुट देगा। ठीक है, मुझे सम प्रिंट करना है, जी हाँ, मैं दो चीजें कर सकता हूँ, 1 + 2 ऐसे लिखूंगा तो जावा में देखोगे जादू, देखो इसका क्या आएगा आउटपुट, जल्दी गैस करके बताओ। ठीक है, 3 आउटपुट आ गया सेम। अब इन वैल्यूज को, चलो ये तो ठीक है, यहां पर हम कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जब हम इसको कहीं स्टोर कर पाए सम को, उसके बाद प्रिंट कर पाए और कहीं भी हमारे को यूज करना हो कुछ हो? हाँ, उसके लिए हमारा यूज होता है वेरिएबल्स। ठीक है, हमको क्या बनाने पड़ते हैं? वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स। व्हाट इज दी वेरिएबल्स? पूछो मेरे से, अगर तुम्हें नहीं पता, पता है तो बताओ। तो वेरिएबल्स ऐसे मानो कि ना कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को मान लो कि प्लॉट लेना है, ठीक है, मैंने बोला मेरे को अपना घर बनाना है, कहीं कुछ जगह लेनी है, तो मेमोरी में मैं क्या बोलूंगा, कहीं जाऊंगा, रजिस्ट्री करवाऊंगा, अपना घर वर खरीदूंगा, किसी से लूंगा जगह, राइट, फिर उसके बाद उसका नाम भी रखूंगा, करेक्ट, सेम। तो ऐसे ही वेरिएबल भी क्या होता है मेरा, सेम लाइक दैट, हमारा कहीं रैम के अंदर एक मेमोरी होती है जो हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, RAM, रैम, नॉट राम, ठीक है, इट्स रैम। ठीक है, अब हमारे को क्या है, वहां पर हमने कहीं जगह ले ली है। अब इस जगह को, एक बात बताओ, क्या आपके घर पे कोई बिना एड्रेस के जोमेटो वाला डिलीवरी कर सकता है? अमेजोन वाला कर सकता है? नहीं। उसके लिए मैं क्या रखता हूँ? वेरिएबल्स के नाम रखता हूँ। ठीक है, उस नाम से हम कुछ जगह लेंगे और उसका कुछ नाम तो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इस जगह का कुछ नाम रख सकता हूँ। ठीक है, और वो मेरा एरिया भी कितने, भाई मैं कितने बड़ा प्लॉट ले रहा हूँ, 100 गज, 200 गज, 400 गज, 500 गज, बजट होगा। ठीक है, तो उसका एड्रेस भी तो होता है। एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? रैम या कहीं पे हमारे को जाना है किसी के घर, उसका एड्रेस तो चाहिए। तो रैम में ये जगह कहीं पड़ी है, उसका एड्रेस तो होगा, उसके एड्रेस क्या होगा? उसका नाम होगा। उस नाम से हमारे को कुछ करना पड़ता है। ठीक है, वो जगह कितने टाइप की है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। उसके लिए आपको हमेशा एक चीज मेरी याद रखना, जब भी वेरिएबल बनाओ, ठीक है, आपको डेटा टाइप और उसके बाद क्या लिखोगे? डेटा टाइप के बाद लिखोगे वेरिएबल का नेम, जगह लेने वाले अपने रैम के अंदर, जहां हम मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? वेरिएबल नेम। ठीक है, इसके बाद बस काम खत्म हो गया, सेमीकोलन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या मैं ये करके दिखाऊं आपको? ठीक है, इसको जरा सा थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, चलो ये मैं अब करके दिखाता हूं आपको। मैंने क्या किया है इस बार, इंट मेरा क्या हो जाएगा? इंटीजर टाइप। जब भी आपकी वैल्यूज, अब नॉन डेसिमल वैल्यूज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इनको क्या बोलता है? इंटीजर वैल्यूज बोला जाता है। सेम, इनको स्टोर करना है तो डेटा को टाइप कौन सा होना चाहिए मेरा? इंट। ठीक है, इंट हो गया। इसके बाद मैं क्या रखूंगा? ये तो मेरा टाइप
कितने 100 गज का प्लॉट, 50 गज का प्लॉट, ये वाला हिसाब हो गया। अभी प्लॉट का नामकरण रखो, नामकरण करो तो माई वेरिएबल, ठीक है, माई वेरिएबल इक्वल टू क्या वैल्यू रखनी है आपको, 10 20 30 40 50, इस साइज के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, इंटीजर में अगर फिट होता है। इसमें डीप डाइव करना है तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फिलहाल इतना समझो, ठीक, 10 हो गया। अभी मेरे को दूसरी कोई रखनी है, इन माई वेरिएबल या माई वैल्यू है ये, ठीक है, माई वैल्यू 2, ऐसा कर लेते हैं, वैल 1 इक्वल्स टू 20, ओके, और यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 2, ठीक है, वैल्यू 2। इस ही से अब ये एक्सेस होने वाली, देखो यहाँ पर मैं 1 नहीं डालूंगा प्रिंट करने के लिए, ठीक है, अभी 1 यहाँ पर 3 प्रिंट हुआ, उसका सम हुआ, अब मैं डालूंगा, देखो वैल्यू 2, वैल्यू 2 में क्या है जल्दी बताओ, सेव किया कोड, रन करे, अब क्या आएगा आउटपुट, देखो 10 आ रहा है, ठीक है, इसको क्लियर कर देते एक बार, ठीक, अब रन करते हैं, क्या आंसर आया 10, ठीक है, कैसे, उसको कैसे पता चल रहा है, हमारे पास एड्रेस का नाम है ना, उसका एड्रेस पता है हमारे को, कहां पर हमारा 10 स्टोर है, वैल्यू 2 में। अब देखो यहां पर जैसे मैं वैल्यू 1 कर दूंगा, यहाँ 10 और 20 नहीं डाल रहा हूं मैं, ठीक है, अब मेरा क्या कोड में आएगा, आउटपुट क्या आने वाला जल्दी बताओ, 20, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है, वेरिएबल समझ गए, डेटा टाइप समझ गए, ठीक है, 10 20 होने वाला है क्या, नहीं, आगे और भी चीज हो सकती है, सम जब कर रहे हैं वो भी देखेंगे। अभी और टाइप का क्या हो सकता है, अगर मेरी वैल्यू पॉइंट में हो, 20 पॉइंट समथिंग हो, 20.3 है, देखोगे आप, तो अब यहाँ पर एरर आ गया है, अब इसको जरा रन करके देखोगे तो यहाँ पर बताएगा भी, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड टोकन बिफोर दिस टोकन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ चीज है जो एरर है, गलती तो है कहीं ना कहीं, ठीक है, अब क्या गलती है ये पता करो। ये गलती है कि हमारी जो वैल्यू है वो पॉइंट में है, इस बार पॉइंट वाली वैल्यूज कौन सी होती है हमारी, फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है, उसी हिसाब से अब मेरे को प्लॉट का साइज, मतलब भाई देखो 100 गज के एरिया में, ठीक है, मान के चलो 1 BHK में, अब 2 BHK का सामान रखो या 2 BHK के लोग लेके आ जाओ, 10-20 लोग ले आओ, एक रूम में नहीं बनेंगे, 2 रूम के लोग हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से साइज होना चाहिए, तो आपका डेटा टाइप बदल जाएगा, क्योंकि टाइप ऑफ डेटा बदल गया, क्या पहले हमारा इंटीजर टाइप का था, इस बार क्या था, फ्लोटिंग टाइप का, तो डेटा टाइप बदला तो डेटा टाइप बदलो ना, ठीक है, हमने बदल दिया। इस बार सेव करके कोड रन करता हूं और देखो क्या आउटपुट आएगा, सी 20.3 पॉइंट वैल्यू हुई। ऐसे ही इसमें और भी होता है, डबल भी होता है, ठीक है, आगे आप देखोगे वो सारी चीजें। फिलहाल आपको 2 टाइप का समझ में आ गया। अगर आपको मान के चलो ABCD है, अब ABCD रख सकते हो इसमें, ये बताओ मेरे को, मैंने किया इंट और मेरी आ गई वैल्यू 3 इक्वल टू A। हमेशा जब भी आप क्या करो, कैरेक्टर्स जब रखेंगे तो सिंगल कोट्स होने चाहिए, ठीक है, सिंगल कोट्स बोले तो आपको हमेशा ऐसे वाले, ये और ये वाले कोट्स होने चाहिए, ये होता है डबल कोट, ये होता है हमारा डबल कोट्स, ये आगे अलग यूज होगा, स्ट्रिंग्स के लिए होगा, और ये हमारा कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है, क्लियर है, इतना याद रखना, आगे स्ट्रिंग्स भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी क्या ये मेरे को एरर दे रहा है, इंट वैल्यू A3, नहीं, हम इस बार रेड तो है नहीं, अब इसको जरा प्रिंट करवा लेते हैं, वैल्यू 3, सेव करते हैं कोड को, डन। आपका आंसर क्या है 97, बोला हमने तो A रखा था, A क्यों नहीं है, करेक्ट। इसमें आपका क्या होता है, पूछो क्या, हाँ क्यों नहीं है, तो इसमें एक चीज है, जब भी आपकी जो ABCD है ना वो हम समझ रहे हैं, ठीक है, मशीन नहीं समझ रही, मशीन तो भाई साहब 0 1 0 1 0 1 यही समझती है, उसमें तो करंट जाना है करंट आना है, बस इतना ही हिसाब है, उसके पास बाइनरी फॉर्म में है कुछ, उसको फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके कहीं स्टोर कर लेती है ताकि इजी रहे, ठीक है, टू एक्सेस जो ह्यूमन रीडेबल वैल्यूज हो। तो इसी के बेसिस पे बना हुआ है हमारा एस्काई, ओके, उसमें क्या है, अभी आप छोटा, ये तो छोटा ए था, ठीक है, बड़ा ए रखते हैं, तो आप देखो इंट वेल 4, ठीक है, वेल 4 रखा, और इस बार मैं रख रहा हूँ कैपिटल ए, ठीक है, तो अभी आप डिफरेंस देख पाओगे, इसको मैं जरा, और इसको मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है, दोनों वैल्यूज, वैल्यू 4, ठीक है, सेव किया कोड, क्लीन करते हैं और एग्जीक्यूट, ठीक है, 97 65 97 65 पहले वाले के लिए वो है, वेल 3 के लिए, ठीक है, अब दोनों अलग अलग आई ना, तो इससे पता चलेगा आपको, क्या पता चल रहा है, दोनों को ये अलग कंसीडर कर रहा है, दोनों ए अलग हैं, जी हाँ, छोटे बड़े हैं, दोनों को वो अलग जगह पे स्टोर कर रहा है, एक 97 पे, एक कहीं 65 पे, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है, फिलहाल समझना है तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझो कि यहाँ पर कहीं ABCD है, यहाँ पर कहीं ABCD है, ठीक है, ये मान के चलो A B C A, ठीक है, यहाँ पर हमारी कहीं वैल्यूज है 1 2, ठीक है, 65 97 या 95 97, दो मैप हो गए। अब ये A वाली वैल्यू जो है मेरी, वो मैप किससे है, वैल्यू 3 में मैं क्या प्रिंट करवा रहा था पहले, ठीक है, 97,
ए वाली वैल्यू कहीं मेरी 97 पे प्रिंट वो मैप है और ये ए वाली हमारी 65 पे, ऐसे कुछ मैपिंग हो रही है बिहाइंड द सीन, हमको नहीं समझना है। लेकिन मेरे को तो भाई ए ही चाहिए, मुझे ए लाओ मेरा। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जब आप ए को स्टोर करोगे इंटीजर वैल्यू में तो आपकी 65 स्टोर हो जाएगी, कैपिटल ए को। स्मॉल ए को करोगे तो 97 स्टोर हो जाएगी। बट मुझे ए स्टोर करना है तो ये मेरी कैरेक्टर टाइप की है, तो मेरा कैर, एक कैर कीवर्ड होता है, कैर, कैर, इंट, ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया इनको आप अपने लिए भी यूज नहीं कर सकते हो, दिखाऊंगा कैसे। अब इस बार मैं सेव कर रहा हूँ, दोबारा कोड रन करूंगा तुम्हारे सामने, इस बार देखना स्मॉल ए कैपिटल है। सिर्फ मैंने क्या टाइप ऑफ डेटा बदला, क्योंकि मेरा टाइप ऑफ डेटा बदला जा रहा है ना। पिछली बार मेरा 1 2 3 था, इस बार मेरा ए बी सी डी है ना। इस हिसाब से मैंने क्या किया, इसका टाइप ऑफ डेटा बदल दिया। अब मैंने जैसे बोला इसको यूज नहीं कर सकते खुद के लिए, जैसे मैं केयर को दोबारा केयर करूंगा नहीं होगा, ठीक है। केयर को मैं इंट करूंगा, सेव करूंगा, कोड रन करूंगा, देखना अभी एरर दे दिया, उस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकता। सेम क्लास को मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ, सेव किया कोड, वहीं पे रेड मार्क कर रहा है वैसे तो, फिर से एरर ही आएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्लास कीवर्ड्स के हम जैसे अब वेरिएबल नेम है, जो एड्रेस है वो तो मैं अपने नाम से रख रहा हूँ। मैंने माना अपने घर की रजिस्ट्री अपने नाम से करवाऊंगा ना, तो वो मेरे नाम से रजिस्टर हो गया। अभी वैसा ही है, क्लास पहले से ही रजिस्टर है, किसी और ने ले रखा है, किसी और का घर है, जैसे जीमेल आईडी होगी, ठीक है। जीमेल आईडी जब किसी की बनी हो रखी है उस सेम नेम से ले पाते हो, नहीं ले पाते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल्स हो गए, ये चीज़ें समझ आ रही है ना, सेम लाइक दैट। तो वो पहले से ही हमारे क्या है वहाँ पे वो ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें ऑपरेटर्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक चीज को ऑपरेटर्स बोला जाता है और एक को ऑपरेंड्स बोला जाता है, ठीक है। बताता हूँ क्या, लाइक जैसे मेरे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। ऐसी कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं, उसमें धीरे धीरे चलेंगे। फिलहाल जैसे आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है, 1 + 1 की 2 किया था हमने, तो ये मेरा क्या हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये भी हमारा ऑपरेटर हो गया, ठीक है। 1 और 2 मेरी वैल्यूज हो गई, ठीक है, और ये मेरे ऑपरेटर्स हो गए, वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा, करेक्ट। वही ज़्यादातर हमारी कैलकुलेशन ही हो रही होती है, कैलकुलेटर भी एक तरीके से देखोगे उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कोडिंग हो रही है, सेम लाइक दैट। अगर अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके देखूँ, क्या कर पाऊंगा, हाँ कर पाऊंगा। देखो वैल्यू 2 है, अभी दोबारा से ले लेते हैं, इंट वैल्यू 5 = 10 ले रखा था 20, ठीक है। सेम अब 10 + 20 के सम को मैं कहीं रखना चाहता हूं, तो मैं लगा लूंगा एक इंट सम बना लिया, = वैल्यू ऑफ 2 + वैल्यू ऑफ 5। इससे क्या होगा, वैल्यू 2 + वैल्यू 5 यानी 10 + 20 दोनों ऐड हो जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा सम के पास, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, वैल्यू 1 और 2 की जो एक बार जैसे हमने प्रिंट करवा ली थी 3, वो एक बार क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, कैलकुलेट होने के बाद सम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, कभी वैल्यू डली हुई, जैसे 10 है और ये इंट है, ये टाइप ऑफ डेटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इस नाम का हमने एड्रेस से कहीं रैम में मेमोरी में जगह ले ली है, ये हमारी वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी। यहाँ = का मतलब ये नहीं होता कि 2 = 2, नहीं नहीं नहीं, यहाँ = का मतलब होता है उसके अंदर वैल्यू रखी जा रही है, ठीक है। अभी प्रिंट करते हैं हम सम, ठीक है। अच्छा, जो प्रिंटिंग में भी आप एक चीज कर सकते हो, कनकैटिनेशन। जैसे आपको सम = प्रिंट करवाना है, तो डबल कोटेशन के अंदर, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हो याद हो, तो डबल कोटेशन के अंदर था, तो वो चीज दिख रही थी, तो सम अब दिखेगा, प्लस मैं यहाँ पर डाल दूंगा सम, ठीक है। इसको सेव करेंगे, सेव किया, अब कोड को जरा रन करते हैं, देखेंगे आउटपुट क्या आएगा। सी सम = 30, और उससे ऊपर हमारा क्या है, ये दिख ही रहा है। इससे क्या हुआ, सम हुआ, वैल्यू ऐड हुई, और ऐड होने के बाद मेरे सम वेरिएबल में गई, और सम वेरिएबल ने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये सम वो प्रिंट और ये जो चीज है, ठीक है, कौन सी वाली, जो सम = है, इसी को बेटा क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। इसको क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रिंग, ठीक है। ये पूरी स्ट्रिंग होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर आती, क्योंकि आपको अगर नाम चाहिए तो नाम में क्या बहुत सारे कैरेक्टर हैं, हाँ, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके एक नाम बनता है। अब बहुत बड़ी वैल्यू बन गई है, एक कैरेक्टर में स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो सीमा है वो कैर टाइप की है, वो एक ही कैरेक्टर लेगा कैर में अगर रखोगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग के लिए जावा के अंदर इनबिल्ट क्लास होती है ऑलरेडी, ठीक है, जो मैंने दिखाया। वो कैसे यूज करोगे देखो, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। जब भी आपका नाम स्टोर करना है तो आपको वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई, तो अब आपका इंट, कैर, फ्लोट ये सब नहीं चलेगा, वहां स्ट्रिंग चाहिए होगा। देखोगे कैसा सिंपल है। अरे अब तो मतलब थोड़ा थोड़ा तो तुमको भी आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम लिख पा रहे हैं, क्या रख रहे हैं, ठीक है। तो बोला करो STRING, लेकिन एक चीज देखना इस बार, स्ट्रिंग
इसके बाद हम रख रहे हैं माई स्ट्रिंग इक्वल टू, वैल्यू बोल सकते हो आप, डबल कोटेशन में डाल दिया मैंने शिवम शर्मा। ठीक है, अभी मैं हेलो वर्ल्ड की तरह यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी आप डायरेक्ट यहाँ कर सकता हूँ। यहाँ मैं डालूंगा माई माई स्ट्रिंग। ठीक है, सेव किया, कोड को रन करते हैं। अब सम इक्वल टू मेरा नाम देगा शिवम शर्मा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई और स्ट्रिंग टाइप में स्टोर हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ डिफरेंस है। जल्दी मुझे ये बताओ कि मैं क्या डिफरेंस तुम देख पा रहे हो पहले से, क्या हमने इस बार कुछ टाइप ऑफ डेटा में चेंज किया है? बताओ जल्दी से। कुछ अलग दिख रहा हो, जैसे स्ट्रिंग में कुछ अलग दिख रहा है क्या, इंट से या केयर से या फ्लोट से? सोचो, बताओ। मैं बताऊं? देखो, हर बार हम जो वर्ड लिख रहे हैं, इंट लिखा छोटा है, ठीक है, फ्लोट लिखा FLOAT F छोटा है, ठीक है, केयर लिखा, केयर भी मेरा छोटा है, ठीक है, कुछ और भी लिखता तो वो भी छोटा ही लिखता उसकी जगह। ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखोगे वॉइड लिखा है मैंने, ठीक है, ये वॉइड भी मेरा क्या है, छोटा है, फर्स्ट कैरेक्टर। बट जब मैंने स्ट्रिंग लिखा तो एस कैपिटल है, ये बताता है ये मेरी क्लास है। ठीक है, और ये मेरे डेटा टाइप है, तो ये भी स्ट्रिंग भी टाइप ऑफ डेटा। बट इसी की वजह से कोई बोलता है ना जावा इज द फुली, जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो कोई पूछे जावा इज द फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो, उसमें जो ये इंट फ्लोट कैर डबल, ठीक है, ये वॉइड, ये सारी चीज़ें हमारी C++ में भी थी, सी में भी थी, और ये जो चीज़ है इसकी वजह से हमारी सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जावा। ठीक है, 99% तक है, इसकी वजह से वो एक जो परसेंट बच जाता है 99% में, इसकी वजह से वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये सभी अगर आप बात करोगे, इंटीजर टाइप की क्लास भी आपको मिल जाएगी, इंटीजर जब आप डालोगे तो इंटीजर नाम की भी एक क्लास है, वहाँ भी आप स्टोर कर सकते हो। देखना चाहोगे वो भी दिखा देंगे, जैसे हमने किया इस बार इंट को ना रखते हुए इंटीजर के, सॉरी इंटीजर, ठीक, स्पेलिंग पूरी है। ये मेरी वैल्यू 2 है, इसमें मैं सेव करूँगा, बट इस बार आउटपुट देखना क्या कुछ थोड़ा सा अलग सा दिखेगा हमारे को। ठीक है, रन किया, देखो 10 और वही सेम चीज़ आई। ठीक है, बट इस बार दोनों इंटीजर में फ़र्क है, एक इंट लगाना पड़ा सिर्फ और एक को पूरा इंटीजर लिखना पड़ा। ओके, नाउ तो आपने क्या देखा कि क्लास के नाम में हमेशा फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा और कुछ और जो वेरिएबल्स जो कीवर्ड्स हैं उन सभी में स्मॉल होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखोगे, जैसे क्लास मैंने मेन बनाई है ऊपर तो M कैपिटल रखा है, तो जब भी मैं नामकरण करूंगा अपने क्लास का उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। जब भी मैं वेरिएबल का नामकरण करूंगा तो मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट छोटा होगा, जैसे मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 सब में छोटा बनाया। ये हमारा हो गया नेमिंग कन्वेंशन। क्या हो गया? नेमिंग कन्वेंशन का टॉपिक खत्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एरेज की। ठीक है, स्ट्रिंग देख लिया, बहुत सारी टाइप्स ऑफ डेटा में देख लिया, एक और टाइप का डेटा है वो होता है एरे टाइप का डेटा। ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो सब यूज करने वाले हो, डोंट वरी। ठीक है, अब वो क्या है, देखो ऐसा मान के चलो कि हम एक क्लास में बहुत सारे बच्चों का डाटा स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, सब बच्चे का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उन सबके मार्क्स स्टोर करवाऊंगा, जितने सब्जेक्ट होंगे उतने मार्क्स स्टोर करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो हमारे को कुछ टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म बोले तो एक टेबल के फॉर्मेट में हमारे को डाटा कहीं स्टोर करवाना है। ठीक है, जो मेरे को पता है ये एक क्लास का है, ठीक है, ये मैं मान के चलो ये क्लास सेक्शन ए का है, क्लास ए का बहुत सारे मार्क्स हैं और ये मेरे स्टोर हैं, क्लास बी के रखने हैं तो क्लास बी के रख लिए, तो एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाए ऐसा पॉसिबल है। ऐसे टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं एरेज। ठीक है, सिंगल जब समझ में आया कि कैरेक्टर था तो कैर करना पड़ा, ठीक है, इंटीजर थी तो इंट के लिए, फ्लोटिंग के लिए फ्लोट, बहुत सारे जो एक पूरा नाम था तो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके बन रहा था, तो हमने क्या रखा, हमने एक स्ट्रिंग बनाई। सेम एरे भी होता है मेरा, इसमें क्या बनाओगे आप, इसको कैसे, जैसे टेबल सी दिख रही है आपको, ये टेबल बनाई है मैंने, सेम इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स को पकड़ लो, ऐसा ही कुछ है। अगर आप ऐसे कर दो इंट, ठीक है, अब इसके अंदर आप कैसी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो ये भी तो डिपेंड करता है। लाइक मैंने 1 2 3 4 5 ये स्टोर करवानी है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कौन सी वैल्यूज किस टाइप की बन जाएगा, एक इंट टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ लगा दूंगा तो ये मेरा इंटीजर हो जाएगा। फिर मैं अपने दोबारा अपना वेरिएबल का नेम रख सकता हूँ माई एरे। ठीक है, और इसके बाद क्या करूँगा, मेरा जो वैल्यूज रखनी है 1 2 3 ऐसे कुछ लग जाएगी। फर्स्ट वाली वैल्यू की पोजीशन मेरी होगी 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अभी एक्सेस करेंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को पॉइंट वैल्यू चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, मैंने बोला कि भाई मैं इसके अंदर नहीं, मैं तो A B C D E F बच्चों के ग्रेड स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब बच्चों के ग्रेड्स हर बच्चे के जब बनाओगे, बोला ठीक है हम तो 50 वेरिएबल नहीं बना देंगे, 50 ABCD रख लेंगे, ठीक है, पूरे स्कूल का स्टोर करके देखो, कर पाओगे? एक कि सबके वेरिएबल के नाम याद रहेंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको मुझे एक ही जगह पे स्टोर करवाना है ताकि मैं ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ। ठीक है,
पॉसिबल है। ये क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाना है केयर, टाइप ऑफ डेटा बदल दो, टाइप ऑफ डेटा बदल, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और तरीके भी होते हैं जिससे आप इसको लिख सकते हो, जैसे आपका ये नहीं हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, केयर माई केयर इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, अभी मेरे को क्या है, मेरे को कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवानी, मेरे को यूजर से लेनी है। हमेशा जरूरी थोड़ा ना हार्ड कोडेड वैल्यूज हो, यूजर भी डाल सकता है उसके अंदर, ठीक है। एक हमने कोई टीचर बिठा रखा है, वो स्टाफ रूम में बैठे बैठे इनपुट देता रहता है, ठीक है, वैसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम साइज डालते हैं न्यू इंट, और इसमें वैल्यू डाल देता हूँ मैं, लाइक मेरे को कितने बच्चों का डाटा स्टोर करवाना है, 50, 500, 1000, मान के चलो 500, तो 500 मेरे को ऐसे रहेगा। और सेमी कॉलन हमेशा लगाना है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा लाइन यहाँ पर मेरी ब्रेक हो रही है, इसके बाद नया लाइन का कोड लिखा जा रहा है, वो सब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, एरेस के अंदर। क्या आप देखना चाहते हो लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल देखना चाहते हैं, एक्साइटेड हो, तो इंट, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, माई एरे बनाया। हमेशा देखो नामकरण मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही आप भी करो, ठीक है। और इसको कहते हैं कैमल केस, एक जब भी हमारे दो वर्ड आ रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर सेकंड वाले वर्ड से कैपिटल कर देते हैं बस। तो माई एरे में मैंने एरे का वो ए कैपिटल कर दिया, ठीक है। माई एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, मेरे को 100, 500 जितने लोगों का करना है, ठीक है। लाइक मैं अभी 5 लोगों का डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा एरे बन गया। इसके बाद मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ, वैल्यूज को डाल सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, माई एरे, और इसमें फर्स्ट पोजीशन मैंने क्या बोली, 0 होती है, फर्स्ट पोजीशन 0, क्योंकि हमेशा मेमोरी में कुछ नहीं है तो खाली है, और खाली पोजीशन को 0 माना जाता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू, और वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, किस टाइप का बनाया मैंने, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी 10, ठीक है। 20, 30, 40 के लिए क्या कर सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जा सकता हूँ। इसको कॉपी किया, इसके लिए कॉपी पेस्ट करते हैं, 10 के बाद 20, ठीक है। ये एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रही है, बट एक ही वेरिएबल की कुछ कुछ पोजीशंस हैं उसके अंदर। यूं मान लो एक टेबल है, उसके अंदर 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। ओके, अभी इसको अगर प्रिंट करवाना है तो सेम आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, एक वैल्यू, क्योंकि अगर अब आप बोलोगे, जैसे मैंने माई स्ट्रिंग करवा रहा था, ठीक है, और एक स्ट्रिंग भी देखोगे जो इनबिल्ट में, अगर अंदर की तरफ देखोगे, ये जो बैक एंड में जो चल रहा है वो एक तरीके का एरे ही है, टाइप ऑफ कैरेक्टर एरे, करेक्ट, जो मैंने कैर एरे दिखाया है, क्योंकि उसमें भी अब बहुत सारे नाम, जैसे नाम क्या है, बहुत सारे अल्फाबेट से मिलके बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर रखता राम, ठीक है, तो राम क्या बन गया कि मेरा नाम बन गया, एक स्ट्रिंग बन गई, उसको कैर एरे में स्टोर कर सकता था। यस, अभी अगर आप प्रिंट करोगे माय, अभी तक जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसका सीधा वेरिएबल का नाम रख दिया, एड्रेस रख दिया, और उससे हमारी क्या होगी, वैल्यू आ जाती थी। क्या इस बार आएगी, देखते हैं, सेव करते हैं कोड को और रन करके देखते हैं, इस बार आनी चाहिए है। कुछ अजय समझ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट आई @2C7BD, व्हाट इज दिस मैन, ये तो मुझको समझ नहीं आ रही। जल्दी बताओ, तुमको समझ आ रही है? कहाँ से समझ में आएगी, जब मुझे ही नहीं आ रही तो तुम्हें क्या आएगी, है ना। ये क्या है मेरा, जैसे मान के चलो ये क्लास ए टाइप का कहीं एरे बना है, ये इसका कोई एक एड्रेस होगा, ठीक है, उसका नाम है @i स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 1, 2, 3, 4 समथिंग। जब आपका ये 1D में है, 2D में आएगा तो ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, मेरा 1D एरे है अभी, 2 मतलब आप ऐसी वाली टेबल भी बना सकते हो, ये वाली, ठीक है, इसको 2D एरे बोल दिया जाता है। ओके, तो अभी जब भी आपको एक वाला एक दिख रहा है तो 1D, 2 दिख रहे हैं तो 2D, 3 दिख रहे हैं तो 3D, ऐसे कुछ हमारी ये प्रोसेस होती है। इसका क्या होगा, ये इसका एड्रेस होता है, और इसके बाद ये कहीं हीप मेमोरी में ये एड्रेस कहीं स्टोर होता है रैम के अंदर, ठीक है। ये हमारी रैम मान तरीके से दिखना, मैप है, ये इसको मैप कर रहा है, ये उसको कर रहा है, ऐसा कुछ है। तो हमारा सबसे पहले मेमोरी में कहीं एक एरे बना हुआ है, माई एरे, उसका कुछ एड्रेस है, और उस एड्रेस की ये वैल्यू, और उस वैल्यू में फिर जब जाते हैं तो उसकी पर्टिकुलर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हमारी कुछ वैल्यूज क्या हो रही हैं, एक्सेस हो रही हैं, ठीक है। अभी मेरे को अगर आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप क्या करोगे, माई एरे, उस पोजीशन पे स्पेसिफिक जाना है, मेरे को 0 पोजीशन पे जाना है। अब 0 पोजीशन पे सेव करता हूँ मैं इसको, रन करके देखता हूँ कोड को, क्या आउटपुट आएगा, 10, ठीक है। सेम अगर मेरे को माई एरे, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे जाना है, सेकंड पोजीशन के लिए मेरी पोजीशन कौन सी रहेगी, 0 के बाद 1, ठीक है, सेकंड पोजीशन होगी मेरी 1। सेव करते हैं कोड को। अब सेकंड पोजीशन आप बताओ, अच्छा इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ मेरे को। यहाँ पर रन कर रहा हूँ, देखो 20, 10, क्यों, क्योंकि मैंने पहले 20 प्रिंट किया है ना, माई एरे 1, तो 1 पोजीशन वाला मैंने वैल्यू प्रिंट करी, उसके बाद 0 वाली, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या होती है कि एरे की वैल्यू को एक्सेस किया जाए। क्या ऐसा हम मतलब
500 लोगों का डाटा स्टोर किया है, 500 स्टेटमेंट लिखनी पड़ जाएंगी, मेरे को दिमाग खराब हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब हमें तो कोडिंग हम इसलिए करते थे ताकि चीज़ें आसान हो जाए, ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। 500 लोगों को 500 बार मेरे को प्रिंट करवाना पड़ेगा? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है मैं एक लाइन लिखूं सब हो जाए? जादू हो सकता है, उसको कहा जाता है लूप। क्या कहा जाता है? लूप। अब लूप पढ़ते हैं, तो लूप क्या चीज है? लूप पढ़ते हैं, लूप। व्हाट इज लूप? कोई बता सकता है? क्या आपने कुछ देखा नहीं? घड़ी वाला लूप कुछ होता है एक, जिसका नेवर एंडिंग पाथ। लूप बंदा बना रहा है, एक बार 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 एक रिपीट हो रही है चीज, ऐसा कुछ होता है ना, वो तो लूप में चल रही है। ठीक है, इसको बोला जाता है लूप, है ना? वैसा ही होता है जावा में हमारे तीन, नहीं, एक दो तीन चार टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से? एक हमारा होता है फॉर लूप, एक होता है हमारा फॉर ईच लूप। ठीक है, इसी का जुड़वा भाई है, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है दोनों में। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वाला काम हिसाब किताब है। एक होता है हमारा वाइल लूप और एक होता है हमारा डू वाइल लूप। ये जुड़वा जुड़वा से, हाँ, फॉर ईच लूप मतलब जुड़वा लगते हैं नहीं, सेम वाइल डू वाइल जुड़वा लगते हैं बट है नहीं। ठीक है, बट सबका काम वही है, आपकी हजारों लाइन के कोड को सिर्फ एक लाइन में खत्म कर देने का, एक ऑटोमेटिक बूस्ट में डाल देने का। ठीक है, मेरे को मतलब हमेशा आपका कोड होना चाहिए ड्राई। डोंट रिपीट योर कोड, डोंट रिपीट योर कोड। ठीक है, अब अगर मैंने जैसे दो स्टेटमेंट लिखी फालतू में, मैं ये मैं टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ अगर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वरना तो चैट जीपीटी ये सब चीजें आ गई है तो मेरी जॉब खा जाएंगी। तो हमेशा मेरे को क्या है, ऐसा कोड लिखना है जो मशीन से अच्छा मैं लिख पाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, मैं इसको ऑटोमेटिक में डालूंगा। ऑटोमेटिक में कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो मैं इस बार ये काट दी, माई एरे से तो प्रिंट नहीं हो रहा था, ये मुझे समझ में आ गया था। मैं करूंगा फॉर इंट, ये मैंने ये कर दी। ठीक है, एक चीज मैं पहले आपको दिखाता हूँ करके, फिर उसके बाद करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा? देखो इससे आपको एक चीज समझनी है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर। फॉर मेरा एक कीवर्ड है, इंट फिर मेरा एक डेटा टाइप कीवर्ड आ गया ये भी। ठीक है, आई मेरा वेरिएबल है, इंट आई इक्वल टू 0, सेम लाइक दैट। जैसे मैंने फ्लोट वेल 1 किया है, इंटीजर वेल 2 किया, सेम लाइक दैट। ठीक है, वैसा ही हो गया मेरा, ये वेरिएबल बन गया और वेरिएबल में 0 असाइन हो गया। आई लेस देन 5, लेस देन ये मेरे कुछ आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर में, है ना? तो ये लेस देन मेरा कंडीशन चेक कर रहा है, क्या मेरा 0 लेस देन 5 है? हाँ है। और फिर आई प्लस प्लस, इनको कहा जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये नाम के होते हैं। तो हमेशा आपको वेरिएबल का नाम वेरिएबल प्लस प्लस दिख जाए तो इसको कहेंगे हम पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर पहले दिख जाए ये ऑपरेटर्स तो क्या बोलोगे आप? प्री। पहले दिख गए तो प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस। अगर माइनस माइनस दिख जाए तो क्या बोलोगे? पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। सेम, प्लस प्लस की जगह बस माइनस माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मान के चलो मैं एक प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, सिस्टम, देखो इसमें मैं क्या आई प्रिंट कर रहा हूं, इसमें क्या मैंने आई प्रिंट किया है, इसको सब छोड़ दिया। ठीक है, सेव करते हैं कोड को, एक बार प्रिंट करके देखो, एक बार इस कोड को रन करके दिखाता हूं कि आउटपुट क्या आएगा, है ना? देखो 0 1 2 3 4। तो अब ये लूप कैसे काम कर रहा है? तो हमेशा आपका ऐसा कुछ होगा, जब भी आप फॉर लूप की बात कर रहे होगे, आपको हमेशा एक फॉर लिखना है कीवर्ड, इसके बाद बड़े से ब्रैकेट डालने हैं, इसके अंदर इंट आई इक्वल टू 0, ऐसा नहीं है बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस कर दूंगा मैं, या प्लस प्लस आई कर रहा हूं। इससे क्या हो रहा है? तो मैंने प्री और पोस्ट किया, तो उससे ये डिफरेंस है, ये पहले पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में, एक स्टेप एक लाइन के बाद इंक्रीमेंट करता है, और ये प्री फिर असाइन करता है। और प्री वाला क्या करता है? पहले ही इंक्रीज कर लेता है और असाइन कर लेता है और फिर वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसका ये मतलब है, जैसे मैंने डाल रहा हूं वैल्यू और प्लस प्लस से +1, यानी कि ये इससे क्या होगा? वैल्यू +1, दोनों काम एक ही चीज से हो रहे हैं, फिर यहाँ असाइन हो रहे हैं। बस प्री पोस्ट में पहले हो जा रहा है, बाद में हो जा रहा है। अब मैं ये जो बोलता रहूंगा पहले बाद में, पहले बाद में, पहले बाद में, कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार लिख दूंगा, रन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो वो कर देता हूं मैं काम। इसको थोड़ा सा रब करके क्लीन करो। मैंने क्या लिखा? इंट, मैं क्या लिखूंगा? इंट वेल इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक मैंने 2 वैल्यू रखी। अब देखो वेल प्लस प्लस प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ही करवा ले रहा हूँ, सिस्टम प्रिंट करवाता हूँ इसको मैं। ठीक है, वेल प्लस प्लस, ठीक है, ये मान के चल लो माई वेल 1 पी, इस कोड को कमेंट। ठीक है, इस कोड को कमेंट कर दिया है, और ये चलाएंगे हम, वैल्यू 1 वैल्यू 2 करेंगे। ठीक है, ये है वैल्यू 1, ये हो गई हमारी वैल्यू 2। ठीक है, अच्छा कमेंट से क्या हो जाता है? कमेंट से ही हो जाता है, ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको स्किप कर देता है हमारा जो कंपाइलर होता है। ठीक है, इसको जरा सेव करते हैं, और वैल्यू 1 और वैल्यू 2 प्रिंट हो रही है, देखते हैं रन करके क्या प्रिंट देता है। ठीक है, तो देख पा रहे हो 2 3, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? इसका एक बढ़ती है,
लेकिन एक जगह तो बड़ी 3 में, 2 में क्यों नहीं बड़ी? अब देखो 2 में भी अगर बड़ी दिखाऊं मैं, अब देखो यही जो लाइन है शिफ्ट एंड कॉपी की, इसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से सेम लाइन, ठीक है, सेव कर रहा हूँ कोड, रन करता हूँ, सेव किया, रन करते हैं कोड को, देखते हैं, सी 2 3 3 दो बार हुआ ना, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 तो था ही, इसका तो समझ में आ गया, एक बढ़ा देगा +1 कर देगा तो 2 से 3 हो गया, ये 3 हुआ या ये 3 हुआ, ये वाला 3 हुआ या ये वाला 3 हुआ, 2 3 3, तो ये पहले तो 2 है, बाद में 3 हो गया, क्या इसकी वजह से हो रहा है? नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहा, आपको ये चीज समझनी होगी, यहां पर मेरा क्या था, वो 2 ही था, लेकिन 2+1 होने की कंडीशन में था, बट उससे पहले वो क्या हो गया, 2 प्रिंट हो गया, ये जब हो गया 3 वो वापस गया था इसके पास, अब ये 3+1 की कंडीशन में मतलब पोजीशन पे आ चुका था, बट वो हुआ नहीं था, उससे पहले उसमें क्या, उसमें प्रिंट हो गई वैल्यू, तो उसने क्या दे दिया यहाँ पर, 3 प्रिंट कर दिया और वो 2 प्रिंट कर दिया, ये इससे क्या हुआ, प्री से उसने पहले ही साइन करने से पहले ही क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो मेरा 3 प्रिंट हो जाएगा, ये असाइन करने के बाद, और जो पोस्ट होता है वो असाइन करने के बाद इंक्रीज करता है, तो वो रह जाती है वैल्यू। अब हम फॉर लूप में इसको यूज कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अब समझ में आया, एक एक बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है, तो एक लाइन के बाद वो बढ़ जाती है हमेशा, तो इसके लिए मैं बतेरी लाइन बनाने वाला हूँ, फिर फॉर की हम बनाएंगे एक बॉडी, ठीक है, ये बना दी मैंने बॉडी, इस बॉडी में मैं क्या करूंगा, कुछ वैल्यूज को रखना है, प्रिंट करवाना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो मैंने अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी पूरी, इसके बाद मैं आई लिख रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, हर बार मेरी एक बार आई क्या हो जा रही है, इसमें प्रिंट हो जा रही है, फिर वो वापस जाती है, ठीक है, वापस बढ़ जाती है एक उस वाली लाइन से, आखिरी वाले से, आई प्लस प्लस से, फिर वो चेक होती है क्या छोटी, हाँ इस बार 1 थी, फिर 2 है, ठीक है, तो इससे मेरी 10 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, जैसे 10 नहीं होंगी 9 तक होगी, क्योंकि 9 10 <10 नहीं है, तो फॉल्स होते ही यहाँ पर ये रुक जाएगा, बीच में लगेगी कंडीशन, ये हमारी लगेगी इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, हमारी किस में होती हैं, लूप्स के अंदर, ठीक है, मतलब फॉर लूप के अंदर, यही वाइल लूप के अंदर लिखेगी, यही डू वाइल के अंदर लिखेगी, बट थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, बस उसमें क्या है, जैसे इनिशियल स्टेटमेंट पहले आ जाती है, वाइल के अंदर सिर्फ हमारी कंडीशन आ जाती है, और जो लास्ट में इंक्रीमेंट वाली वो बॉडी क्लोज होने से पहले, देखना चाहोगे वाइल लूप कैसा दिखता है, उसमें क्या हो जाता है, वाइल हमारा इंट आई इक्वल टू 0 पहले ही हो चुका है, वाइल आई लेस देन 5 चेक होगा, बॉडी बनेगी, प्रिंट होगा आई, और फिर लास्ट में आई प्लस प्लस हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिख दिया जाएगा, वाइल डू वाइल के लिए पहले डू आ जाता है, फिर वाइल वाली कंडीशन लिख दी जाती है, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ है, इसमें डीप डाइव करना है तो बाद में बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई है, उसमें देखना, ठीक है, सब पे एक एक करके बनाई है, फिलहाल लूप समझ में आ गया, हमारे को क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवानी थी, अब मेरे को जो एरे में जो मैंने बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवाया है उसको लूप के थ्रू प्रिंट करवाना है, देखना चाहोगे जादू, इस वाले कोड को किया हमने कमेंट, और इसको अगर इस वाले को कर दिया हमने, अभी इससे क्या है, मेरा प्रिंट हो रहा था 0 1 2 3 4 5, हाँ सेम इसमें एक और चीज कर सकते हैं, ये जो मेरी आई है, अगर मैं देख रहा था एरे ऑफ आई, जो मेरा माई एरे 1 माई एरे 2 माई एरे 3 माई एरे 4, वही तो चीज़ें थी, 0 से स्टार्ट हो रही थी, अब इसको बस मैं यहाँ पर कर दूँ माई एरे आई, सारी चीज़ें मेरी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, सेव कर दिया, रन करते हैं, देखो, ठीक है, सी 10 20 0 0 0 0 0 0 0 क्यों आई, क्योंकि मैंने सिर्फ माई वैल्यू 0 पे और 1 पे दी, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज तो मेरी खाली थी, खाली को उसने क्या ले लिया, 0 मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हैरानी हो तो मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपका बहुत सारा बेस बना दिया है, अब बस छोटी सी चीज़ें मामूली सी रह गई हैं, मेथड्स और ये सब जो हम दूसरी लाइन मैंने देखी थी, ये जो मैंने आपको बताई दिया मेथड्स होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें आप बाहर भी ले सकते हो इस मेन मेथड के, ठीक है, जो ये हो जाएगी वो डाटा मेंबर्स हो जाएंगे फिर क्लास के, ठीक है, अभी हमने लोकल वेरिएबल और ग्लोब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हैरानी हो तो मुझे बताओ, ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ लिख दिया हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो मुझे बताओ, बस ये एक चीज़ याद रखना कि हर बंदा बोलता है हमेशा ये सारी मेन मेथड के अंदर लिखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको बाहर भी लिख दिया जाता है, बट क्लास के अंदर रहेगा हमेशा, जब वो क्लास के अंदर बन जाएंगे तो स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, इंस्टांस वेरिएबल जैसे बोला जाता है, या ग्लोबल वेरिएबल कोई बोल देता है आउट ऑफ स्कोप, जिसको हम पूरी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल भी बोल दिया जाता है, बट मैं उसको बोलता हूँ इंस्टांस वेरिएबल, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसको बोलते हैं इंस्टांस, और इंस्टांस से वो रिलेटेड होते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि है यहाँ पर system.out.println कर रहे हो तो यहाँ से डाटा मेंबर फंक्शन निकालोगे,
ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि इनको आप बाहर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बट जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपको हमेशा किसी एक मेथड के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। जब भी वो स्टेटमेंट कॉल होगी तब वो प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाना, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बनाना, डाटा टाइप, स्ट्रिंग एरेज, ये सब पढ़ लिया। स्ट्रिंग एरेज पे ही मैं बता रहा हूँ, एरेज पे अगर जाओगे लीड कोड पर 1000 से ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक जो है ना, जो पूछा जाता है, इजी भी है और सबसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, वो एरे होता है, फिर स्ट्रिंग होता है, उसके बाद बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने की जो हमारे तरीके हैं, ठीक है, उन्हीं को डेटा स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। सेम एरे डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक है, क्यू है। ओके, तो ये हमारे इनबिल्ट ऑलरेडी हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है वो जावा की एक लाइब्रेरी होती है इनबिल्ट इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मेरे को 500 लोगों का डेटा स्टोर करना था, तो मैंने एक एरे में बना दिया, ठीक है। अभी मैं 5 साइज डाल दिया था, तो 5 तरीके की साइज की मेरी क्या बन जाती है, एक टेबल बन जाती। मेरे को नहीं पता कितने लोगों का डेटा स्टोर करना है, ठीक है। मुझे नहीं पता, क्लास में कभी बच्चे कम भी हो सकते हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके लिए क्या करोगे, ऑटोमेटिक एक क्लास बनती है, ठीक है। एक एरे लिस्ट क्या होती है, ऑलरेडी इनबिल्ट क्लास है इसके अंदर, ठीक है, एरे लिस्ट। ओके, ये इनबिल्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे आप। कैसे बनाओगे, तो क्लास हमने पढ़ ली है कैसे बनती है। अब दो तरीके की क्लास होगी, इनबिल्ट क्लास और सेल्फ मेड क्लास। सेल्फ मेड आपने अभी जैसे क्लास मेन बनाई, इनबिल्ट जब होगी वो आपने देखी थी इंटीजर वाली, है ना। सेम एरे लिस्ट भी होती है, एरे देखो ए कैपिटल है, एरे LIST लिस्ट। ओके, इसके बाद आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होगे, ठीक है। ये जनरलाइज कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हो एरे लिस्ट का कोई नाम लिखना है, ठीक है, माई लिस्ट इक्वल टू, इसी के आगे चल रहा है, फिर दोबारा ऐसे ही लिखोगे न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। या यूं मान के चलो, हमेशा आपको रखना होगा क्लास का नेम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या रखना होगा, वेरिएबल नेम, ठीक है, या जिसको ऑब्जेक्ट नेम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू। न्यू हमारा मेमोरी एलोकेट करवाता है, यानी कि एक तरीके से मेमोरी हमारे को दे देता है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो भी हम लिखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट नेम और फिर दोबारा क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद ये ब्रैकेट होंगे और सेमी कॉलन होगा ही होगा। इससे मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। एरे लिस्ट ऑलरेडी मेरी एक क्लास है, उसका मैं क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, ये याद रखना, कलेक्शन फ्रेमवर्क का, ठीक है। उसके लिए वो एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, वो मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इसको कमेंट किया, अभी हम लिस्ट एरे लिस्ट, ठीक है, और ये हो गई मेरी स्ट्रिंग है, मैं इसमें इंटीजर रख दूंगा, ठीक है। ये इससे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना, मैं 10 20 30 40 स्टोर करना चाहता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, 10 भी हो रही है, कहीं ABCD भी स्टोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसलिए इनको जेनरिक्स बोल दिया जाता है, ठीक है। क्या होती है, जेनरिक्स होती है। ओके, जनरलाइज कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर ये एरर देगा इंटी कुछ कर, ठीक ठीक, सेव किया। अभी मेरे को क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। अब इसको फिक्स करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल लाइब्रेरी, java.util, ठीक है। ऊपर देख लो, इंपोर्ट java.util.arrayList, ऐसे इंपोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद सेव कर दो कोड। अब मेरे को कुछ ऐड करना है, तो आराम से मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना दिया, माई लिस्ट नाम का मेरा क्या बन गया, एक वेरिएबल जो तुम बोल रहे हो, इसको जब क्लास के नाम के साथ बनाएंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट, अब मेरे को कोई एक्सेस करना है तो माई लिस्ट मैंने ये जो बना दिया, इसके बाद डॉट डाल दूंगा। देखो साइज कितना साइज है इसका, क्या करना है, क्लियर करना है, ऐड करना है, क्या करना है, सब कुछ सारे मेथड्स यहाँ पर आ गए जो ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे हमने पब्लिक क्लास मेन बना रहे हैं, ये हम मेथड्स बनाएंगे, मेंबर फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, फंक्शंस बनाते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम में भी सॉल्व कर रहे होते हैं एक्चुअली में। इन्हीं को ही बनाया जाता है कहीं ना कहीं, इसी टाइप में होता है, ठीक है। अब मेरे को जैसे ऐड करना है, तो ऐड 20 ऐड करना है तो मैं 20 डाल, ठीक, सेव। अब इसके बाद कोई और वैल्यू डालनी है, शिफ्ट एंड किया, ये मेरा अब यहाँ हो जाएगा जैसे 30 40, ठीक है। सबसे मस्त चीज़ इसकी क्या है, वो ये है कि आप जब प्रिंट करने जाओगे तो माई लिस्ट बस ऐसे प्रिंट करवा लेना। ये इस पे मैं बनाऊंगा कि ये जैसे मेरे को कैसे ये आ जाता है ना लिखा हुआ, ये मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके लिए कुछ एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं VS कोड के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये हो गया मेरा। अब इसको जरा रन करता हूँ। देखो लूप में, मतलब जो मेरा एरे था उसमें मेरे को बार बार प्रिंट करना पड़ रहा था, एक एक लूप से एक्सेस कर पा रहा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीधा कर सकता हूँ 20 30 40। बट एरे की वैल्यूज को भी आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग अ फॉर ईच, जब आपको पता है किस टाइप का डेटा है उसके साथ, ठीक है। नाउ ये मैंने देखा 20 30 40, इस बार मेरे को कोई लूप भी नहीं लगाना पड़ा, सीधा माई लिस्ट डाला, वेरिएबल का नाम, और पूरा वैल्यूज आ गई मेरी, ठीक है। तो ये मेरा
भी आपने देख लिया कलेक्शन फ्रेमवर्क, ऐसी लिंक लिस्ट भी होती है, ठीक है, एरे लिस्ट देखिए वैसी लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ठीक है, ये बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम पूरा पढ़ोगे तब वहाँ पर आप सीखोगे, ठीक है। तो इनबिल्ट भी है, उसको बनाना है, उसकी चीज़ें जो फंक्शंस है उसमें कैसे ऐड हो रहा है, इंसर्ट हो रही है, डिलीट हो रही है, वैल्यू अपडेट हो रही है, उसका साइज है, बढ़ रहा है घट रहा है, वो सारे ऑपरेशंस आपको देखने होते हैं, वो आप सीखोगे ही। ठीक है डन। अब एक लास्ट चीज जो बहुत जरूरी है, ठीक है, हमेशा आपको ना जब डाटा से मैनिपुलेट करना है तो आपको कुछ कंडीशंस दी हैं। अब उन कंडीशंस को कैसे हैंडल करोगे, वो होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, इफ एल्स स्विच, ठीक है, ज्यादातर हमारी इफ एल्स यूज होती है, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं। इफ एल्स बहुत, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो एरे में है, ठीक है, या कहीं है, तो वो जब मेरी 20 से ज़्यादा है तो प्रिंट हो वरना ना हो, ऐसा मान के चलो कि या मैं चेक कर सकूं क्या मेरी कोई वैल्यू नम, जैसे मेरी ये वाली वैल्यू हो गई माई एरे 0 और माई एरे 1, ठीक है, एक 10 है एक 20 है, मेरे को चेक करना है बड़ी है कि नहीं, अगर बड़ी है तो प्रिंट हो, नहीं है तो नहीं है, या फिर ट्रू फॉल्स में कुछ देना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है। आपको डालना है इफ के बाद ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर कंडीशन, कंडीशन के बाद दो वैल्यू चाहिए, जब आप कंपेयर करोगे कुछ करोगे, कुछ किसी की वैल्यू किसी से छोटी है, ठीक है, या कुछ है, कुछ तो करोगे उसमें, चेक कैसे करोगे? कंपेयर करने के लिए हमेशा दो लोगों का होना जरूरी है, तो आप कंपेयर करो। अब मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ ये माई एरे है ना, माई एरे 0 इज लेस देन है, ठीक है, लेस देन है कि नहीं ये पता करना है, ठीक है, तो मैं लेस देन लगा दिया और इसके बाद लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया मैंने, ठीक। अगर 10 से छोटी है या 10 के इक्वल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दो यस, प्रिंट कर दो यस। अगर नहीं है तो क्या, हमेशा जब भी कुछ बनेगा उसकी बॉडी ओपन और क्लोज होगी, ये क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, और वहां पर जो मैंने लगाया करली ब्रेसेस ओपन, वो ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या होगा, एल्स कंडीशन आ जाती है, तो ये नहीं है तो एल्स, एल्स में नो, ठीक है, सेव किया। और ये जो अभी आ रहा है ना लिखा हुआ, ऑटोमेटिक लिखा आ जाता है, ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखे हैं मेरे जान, तो वो मैं आपको बताऊंगा कुछ एरर कैसे आया। तो अभी एरर आया क्योंकि हमने इफ की बॉडी नहीं क्लोज की थी, ठीक है, लाइन क्लोज हो रही है इफ की, हमेशा बॉडी ओपन और क्लोज उतने ही नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ओपन होने चाहिए और क्लोज होने चाहिए, ठीक है। ये पाइथन में नहीं है, पाइथन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यस क्या प्रिंट हो रहा है, यस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ऐसी अगर मेरी वो बड़ी होती, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, ये वैल्यू 0 के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 1 कर रहा हूँ, तो 20 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। तो इफ जब वो फॉल्स हो जाएगी तब वो क्या प्रिंट करके देगा, ये देखना चाहोगे आप? चलो फिर देखो, अब रन करता हूँ मैं, देखते हैं, नो आना चाहिए, नो, ठीक है, क्योंकि इस बार मेरी नो स्टेटमेंट में गया, इफ में नहीं गया। तो कंडीशन समझ रहे हो, आगे जाके आपको बहुत सारी कंडीशंस पे ही काम करना है। एक तरीके से अगर आप देखोगे, कहीं आप चेक करोगे कोई नंबर बड़ा है छोटा है कि इक्वल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें अभी मैं 2 क्वेश्चन लूंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, इफ एल्स फॉर लूप एरे स्ट्रिंग, इन सबको जब मिला दिया जाएगा और एक होता है हमारा मेथड, उन सबको मिला देंगे तो एक क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व, ठीक है। अब सबके लिए एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, वो है हमारी, और वो क्या है जिसके अंदर आप अभी तक जो पूरा कोड लिखते हुए आ रहे हो, दैट इज द मेन, इट इज द फंक्शन, मेन फंक्शन, मेन मेथड और मेंबर फंक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये इसके नाम हैं, इनसे इसको बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे को अब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, अभी मेरे को पता चल गया, तुम्हारे को स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए तो ये एरे बन रहा है, स्ट्रिंग यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स है, ARGS यानी कि वैल्यू का या वेरिएबल का नाम, एड्रेस। तो आपको ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो अभी तक तो बताना, क्योंकि अब मैं सीधा क्वेश्चन पे मूव करने वाला हूँ। मैंने मेथड बताया, अब मेथड भी हमारे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। इसमें क्या है, एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको void दिखे, जब भी आपको void दिखे तो मेरा क्या है, नॉन रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर इसमें ये हो गई वैल्यू, तो 4 टाइप से बन जाते हैं हमारे, इनको मेथड्स बोल देते हैं, ठीक है। मेंबर फंक्शंस भी 4 टाइप से बनेंगे। 4 टाइप में पहला टाइप तो हमारा होगा रिटर्न टाइप, ठीक है। इसका ये इधर ही होता है नॉन रिटर्न टाइप, ठीक है। इसके दो और होते हैं, विद वैल्यूज, रिटर्न टाइप विद पैरामीटर्स, और ये होता है नॉन रिटर्न टाइप विद पैरामीटर्स। एक विद होता है और एक विदाउट होता है, ठीक है। ये इन दोनों का है, ये ठीक है। इसमें कैसे आएगा, जैसे जब भी आपको void दिख रहा हो, void में कुछ ये इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, void मेन और खाली है, ठीक है,
या मेन के अलावा कुछ भी, कोई और भी नाम हो सकता है। अगर वो वैल्यू नहीं है उसके अंदर तो वो क्या हो गया, नॉन रिटर्न टाइप सिंबल विदाउट पैरामीटर्स। अगर इसके अंदर मेरी कुछ मान के चल लो पैरामीटर रखा है, इंट टू इंट सॉरी इंट वैल, इंट या स्ट्रिंग वैल, कुछ भी वट एवर, ठीक है, ऐसे हो सकता है इंट ए, ठीक है, नोड टाइप का भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नोट, जब आप देखोगे नोट्स पढ़ोगे लिंक लिस्ट में होती है, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का हायर वर्जन है थोड़ा। अभी इसको स्किप करो, जैसे आपका इंट पढ़ लिया तो हमने इंट डाल दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, विद पैरामीटर। अगर सेम void के अलावा कुछ और है, कुछ भी, ठीक है, आपका अगर दिख रहा है लिस्ट नोड लिखा है किसी ने, ठीक है, किसी ने नोड लिखा है, किसी ने इंट लिखा है, किसी ने फ्लोट लिखा है, किसी ने स्ट्रिंग लिखा है, ये सब के सब रिटर्न टाइप है, ये सब के सब रिटर्न टाइप ये सब के सब रिटर्न टाइप है। और इनमें अगर कुछ वैल्यू पास है तो विद पैरामीटर्स, नहीं है तो विदाउट पैरामीटर्स, सेम void के अलावा कुछ भी दिख जाए। अब जब ये वाले मेंबर फंक्शंस होते हैं तो हमेशा आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है मेथड के लास्ट में, जो हमने void में नहीं किया, ठीक है। void में आप सिंपल क्या कर देते हो, एक void जैसे जहां भी आपने बनाया है, ठीक है, अब void में क्या सिंपल से आप कर देते हो कि void और माई फन, हमने फंक्शन बनाया, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो भी लॉजिक है वो इसके अंदर लिख जाता है। बट रिटर्न टाइप में क्या है मेरा, लाइक मैंने इंट किया है, इंट और माई फन नाम का मैंने क्या बनाया, फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, जो भी है, बॉडी ओपन है, बट बॉडी क्लोज होने से पहले एग्जैक्ट या कुछ भी कंडीशन में डालो या कहीं भी डालो, आपको रिटर्न करना होगा कौन सी वैल्यू, इंटीजर टाइप की, जिस टाइप का क्या बन रहा है वो रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, 1 डाल दोगे फिर क्लोज कर दोगे, 1 डाल दोगे क्लोज कर दोगे, तो क्या दे देगा, सही है, ठीक है, रिटर्न टाइप, ठीक है। सेम जिस टाइप का भी, समझ रहे हो ना, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, क्योंकि वैल्यूज नहीं लेता, ये टाइप कास्टिंग में अलग आ जाता है। अगर आप मेरी डीप डाइव पूरी पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में जाके देखना टाइप कास्टिंग, ये चीजें हैं। अब तुम रेडी हो, अगर तुम्हारे को ये सारी चीजें आती हैं, एक बार चेक पॉइंट देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है पूरी वीडियो में, ठीक है। हमने पूरी वीडियो में अभी तक क्या पढ़ लिया है, क्या हम रेडी हैं। जी हाँ, मैंने कुछ लिख रखे हैं टॉपिक, और ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताए थे। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तुमने पढ़ लिया, मैंने बताया ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, क्लास क्या होती है, इनबिल्ट होती हैं और हमारी सेल्फ मेड भी होती हैं, ठीक है। मेथड्स एंड उसके टाइप्स पढ़ लिए, 4 तरीके के, रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, नॉन रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, राइट। और नॉन रिटर्न टाइप हमेशा आपको void के साथ ही दिखेगा, ठीक है। फिर हमने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स देख लिए, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, स्ट्रिंग, ठीक है। उसके डेटा टाइप्स भी थे, वेरिएबल भी बनाए हमने कि किस टाइप का हमने प्लॉट काटा है अपनी मेमोरी में, है ना। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मैंने जैसे आपको बताया कि अगर वो उस कंडीशन में लिखा, जैसे इफ के बॉडी के अंदर है किसी भी, या मेथड के अंदर है बनाया गया है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं लोकल वेरिएबल। और अगर उस मेथड से बाहर बनाया गया है, क्लास के अंदर है, तो उसको इंस्टांस वेरिएबल भी बोल देते हैं और ग्लोबल वेरिएबल भी बोल देते हैं, ठीक है। सेम स्टैटिक टाइप वेरिएबल ये सब भी होते हैं, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं एरेज, जैसे मैंने आपको बता दिया बहुत सारी वैल्यूज को मान के चलो, अगर मेरे को जो 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल बनाने पड़ रहे थे, एरे में मेरे को एक ही वेरिएबल में 10 स्टोर कर सकता हूँ एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रिंग में मतलब एक कैरेक्टर टाइप में एक कैर, सिर्फ एक कैरेक्टर में स्टोर कर सकता था। अगर मेरे को पूरा नाम स्टोर करना है तो पूरी नाम हमारी स्ट्रिंग कहलाती थी, और उसको स्टोर करने के लिए मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है और उसको मेरे को बनाना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं उसको एक्चुअली में। लूप्स कहाँ यूज होते हैं, जब मल्टी टाइम हमारा जो रिपीटेटिव वर्क होता है, ठीक है, उसको थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है, एक मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है हमारा लूप, ओके। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और हमने ऑपरेटर्स, यहाँ पे एक चीज शायद मैंने लिखना भूल गया हूँ, ऑपरेटर्स वो भी हमने पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इफ के अंदर डाला तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये हमारे क्या कंडीशनल ऑपरेटर्स भी हो गए, है ना। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पढ़े, इफ एल्स, स्विच भी होती है, जाके आप प्लेलिस्ट में वो भी देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल ज्यादातर आपका जो यूज होता है वो इफ एल्स ही होता है, ठीक है। 90% मुझको ऐसा लगता है इफ एल्स होता है, 95% बोल लो, ठीक है। इसके बाद एक रिकर्शन रह गया, अभी बताता हूँ। कलेक्शन फ्रेमवर्क हमने देखा, इनबिल्ट जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स होती हैं, उसको एक कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ऑलरेडी होता है जावा डॉट लैंग में, जावा डॉट यूटिल डॉट लैंग में, हमारा जावा डॉट लैंग डॉट यूटिल में पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वहां जाके आप देख सकते थे इसको। रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन एक ऐसी टेक्निक है जो हमारा जैसे लूप वाला काम है ना, जो वही रिकर्शन करता है, ठीक है, वो रिपीट रिपीट रिपीट। उसमें क्या होता है, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, रिकर्शन इज दी सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। जो भी फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है कुछ टाइम तक,
क्योंकि उसको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकोगे तो ये बढ़ता चला, ठीक है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो वो तो हमारे को नहीं करना है ना, कहीं ब्रेक लगानी है। क्यों लगानी है यार, किसी चीज को बस यूं ही छोड़ते रहना है क्या, वो भागते रहे थक जाएगा बेचारा। तो लूप को रोका, सेम रिकर्शन को भी रोकना पड़ता है। ठीक है, बिहेवियर पे डिपेंड करता है कौन सा डिक्रीजिंग रिकर्सिव फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो आगे तुम मास्टर करोगे जब। रिकर्शन खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू बात करो, बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। और जो काम तुम्हारा लूप से हो सकता है वही काम तुम्हारा रिकर्शन। ठीक है, जहाँ लूप लग सकता है वहाँ रिकर्शन लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हम लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके की अप्रोच बोली जाती है हमेशा डीएसए के अंदर। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो तरीके का बोला जाता है, रिकर्सिव और इटरेटिव। रिकर्सिव और इटरेटिव, रिकर्सिव के लिए रिकर्शन और इटरेटिव के लिए लूप। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपनी डीएसए की रियल टाइम प्रॉब्लम्स की, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस की जो ऑलरेडी मतलब पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। कैसे ऑनलाइन कोड, कैसे तुम ऑनलाइन एडिटर्स पे वहाँ पर कोड करते हो, कंपाइल करते हो, रन करते हो, डिबग करते हो, सबमिट करते हो, वो सारा, ताकि आप फ्रेंडली हो जाओ और इसके बाद आप जाते ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। इतनी फेमिलियरिटी होनी चाहिए ना आपकी कि हाँ उससे आप इतने फेमिलियर हो। ओके, मूव करते हैं उस टॉपिक पर, लेट्स गो। हाँ भाई, तो अभी तक हमने सारी चीजें सीख ली हैं किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, एक गीक्स फॉर गीक्स पर, एक लीड कोड पर। क्योंकि डीएसए की प्लेसमेंट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो दोनों ही प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अगर कॉम्पिटिटिव सीपी की तरफ जाओगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो वहाँ कोड शेफ, कोड फोर्सेज, वो सारी चीज़ें आ जाती है। बट हाँ, अगर इन दोनों में से आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोड कर लेते हो तो हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों पे करवा दे रहा हूँ ताकि दोनों से आप फ्रेंडली हो जाओ, दोनों से फ्रेंडशिप कर लो। ठीक है, अभी तक एनर्जी बची है कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत जरूरी है एनर्जी। अब मैं अगर वन शॉट में मैं शिद्दत से पढ़ा सकता हूँ, तुम भी तो पढ़ सकते हो। स्पीड को थोड़ा चेंज कर लेना, बढ़ा लेना बस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा देखो, ये क्वेश्चंस आप कहाँ से निकाल सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, किस कंपनी में पूछे गए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर आप जाओगे गीक्स फॉर गीक्स पर, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, यही पता चल जाएगा। जैसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया, ऐसे यही क्वेश्चन अमेजॉन, फेसबुक, पेटीएम, ठीक है, इन सभी कंपनीज में पूछा गया है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ, अभी नहीं पूछा जाता बट पूछा तो गया है ना, तो अभी सॉल्व करो, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस की तरह हो गया। ठीक है, पीवाईक्यू ही तो लगाते थे। ये हमारा क्या हो जाएगा, गीक्स फॉर गीक्स पर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, आपको क्या है, ये कोड नहीं दिखेगा, ये कोड मैंने लिख दिया है। बस आपको क्या है, ऐसा कुछ लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा कोड हेयर, बस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा कोड लिखना होता है। ठीक है, रिमूव एलिमेंट्स, जैसे अब मैं देखूंगा एक और क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, लीड कोड पर यहाँ भी सेम है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के बारे में लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा सेम, बट यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो बता दूंगा, रन और सबमिट ये हो गया। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड सबमिट। ठीक है, ओके, बस इतना फर्क है, वो बाकी तो काम उनका एक ही है। लेकिन इसमें जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, बस यही 2 लाइन का कोड वहाँ लिखा होता है, वहाँ भी 2 लाइन का कोड लिखा होता है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, 1 2 3 4 5 पूरा सीरीज देखते हुए आ रहे हो, कुछ भी मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर इन 2 लाइन के बीच में अगर देखोगे आप 121 और यहाँ पर 26 27 28 29 30 सीरीज चल रही, तो इसके अंदर कुछ कोड है। ठीक है, इस कोड को समझो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये बताओ, तो ये पूरा का पूरा ये बताओ, क्या मैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैंने पढ़ा है उसी में से है। हाँ, नहीं बफर रीडर ये सब नहीं दिख रहा, वो सब आपको भी पढ़ना नहीं है, फाइल हैंडलिंग में आता है। क्योंकि यहाँ पर हम जो ऑनलाइन एडिटर्स में क्या है, यहीं पर कोड दिख रहे हैं और यहीं पर हम कोड का आउटपुट भी देख रहे हैं। ठीक है, इनपुट भी यहीं से ले रहे हैं, आउटपुट भी यहीं से ले रहे हैं। तो ये वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट में कन्वर्ट हो रखा है। और वहाँ पर क्या था, टर्मिनल में हम कर रहे थे कुछ, आउटपुट कंसोल में था, इनपुट भी कंसोल से देते हैं। ठीक है, और जो एडिटर्स होते हैं हमारे, ठीक है, हम कोड कहीं और कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता है। उसके अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर क्या फाइल्स की तरह रीड किया जाता है, उसकी तरह किया जाता है, आपको वो सब नहीं समझना है। 2 चीज़ें जो समझ में आ रही है वो बता रहा हूँ। क्लास GFG, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्लास बनी हुई है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंट्री गेट मिल गया, एंट्री गेट मिल गया, यहाँ से कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट ये खुद कर रहा है, देख रहे हो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कर रहा है। ये हमारे को पैलिंड्रोम फंक्शन का बस लॉजिक लिखना है, यहाँ पर पैलिंड्रोम है कि नहीं ये बस हमारे को लॉजिक लिखना है, वो अपने आप कर लेगा। सॉल्यूशन क्लास है, सॉल्यूशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, न्यू मेमोरी एलोकेट कर रहा है, क्लास का नाम और उसके बाद ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ रीड लाइन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग को अगर हम कंसोल में करते हैं तो नेक्स्ट लाइन से होता है। पूरी इसमें मैंने इनपुट कैसे लेते हैं, पूरी एक वीडियो है, बहुत बड़ा है, आधे घंटे का लेक्चर, अगर डीप में जाओगे तो। फिलहाल ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे को क्या है, इसमें दे रखा है, बट एक्चुअली में क्या है, इसका कोई मतलब फिलहाल है नहीं तुम्हारे को समझने के लिए। तो लीड कोड पर तो ये भी नहीं है, ठीक, आप कोई चेंज कुछ भी नहीं कर सकते हो। और हमारे को एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे समझना है। फिर उसके बाद हमारे को टास्क क्या करना है ये दे रखा है, और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ओके, गेम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ।
ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, आपको जो एग्जाम्पल में दे रखे हैं, पहला एग्जाम्पल देखो ए बी बी ए, ठीक है, ठीक है। आउटपुट मेरे को 1 दे रखा है, इसमें लिखा है एस इज अ पैलिंड्रोम। ओके, यानी कि अगर मेरा आउटपुट 1 आ रहा है तो एस इज अ पैलिंड्रोम। देखोगे ए बी सी आउटपुट 0, एस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। दो चीज क्लियर होगी। 1 आ रहा है जब पैलिंड्रोम है, 0 आ रहा है जब पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, आउटपुट। ओके, अब मेरे को पता कैसे चलेगा पैलिंड्रोम है कि नहीं? पहले तो ये बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, किसको पता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स क्या होती है, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? ठीक है, टास्क क्या है, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट एंड प्रिंट एनीथिंग। हमारे को ना रीड करना है ना प्रिंट करना है, हमारा काम है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लास सॉल्यूशन इंट पैलिंड्रोम, उसके अंदर पैरामीटर पास है स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग जिसको हम चेक करने वाले हैं, जो भी नाम मिलेगा वो पैलिंड्रोम है कि नहीं वो फिर हम रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न टाइप हो गया। रिटर्न क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्या, या तो 0 या 1। पैलिंड्रोम है तो 1 और पैलिंड्रोम नहीं है तो 0। बस फंडा इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करना है हमारे को क्या, फंक्शन इस पैलिंड्रोम एक्सेप्ट करेगा एक स्ट्रिंग को, रिटर्न करेगा वैल्यू 1 और 0, पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, एक दो पैरामीटर और लिखे हुए हैं। अगर डीएसए में जब भी आप जाते हो इंटरव्यू, बिना इसके खत्म नहीं होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है बिग O ऑफ 1, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है बिग O ऑफ लेंथ ऑफ एस, यानी बिग O ऑफ एन बोल दिया जाता है, जो एन हो जाती है साइज ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो बिग O ऑफ एन यानी कि ये है लीनियर टाइम, और ये हमारा बिग O ऑफ 1 हमेशा कॉन्स्टेंट टाइम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, वहां से समझना, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन तुम्हारे को समझ में आएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, वो कैसे होगी, जैसे ए बी बी ए, ये पैलिंड्रोम है, अच्छा ठीक है। हमको कैसे पता चल रहा है, ए बी सी, ये बोलूंगा नॉट पैलिंड्रोम है, तो कैसे कैसे, देखो ए बी ए को उल्टा करके लिखो, ठीक है। ए को मैं अब यहाँ लिख दिया, फिर बी को लिखा, फिर बी को लिखा, फिर से ए को लिखा, ठीक है। क्या बना, ए बी बी ए, ओके। ए बी सी को उल्टा लिखो, सी बी ए। दोनों को चेक करो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है। आपको एक चीज पता चल जाए कि रिवर्स कैसे समझ जाओगे, ठीक है। स्ट्रिंग क्या कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे होता है, मैंने आपको बताया। हाँ, इसमें क्या है, एक तरीके से ऐसे सेव हो रहा होगा ए बी बी ए। इसको अगर मैं मान के चलो किसी एक और नया एरे बना लूं, यानी कि एक और नई स्ट्रिंग बना लूं, उसमें ए को यहाँ रख दूं, फिर बी को रख दूं, फिर बी को यहाँ रख दूं, फिर ए को यहाँ रख दूं, मेरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को क्या कर लूं, चेक कर लूं, बस। ओके, तो ये मेरा हो रहा है रिवर्स। बाद में मैं एक इफ कंडीशन लगा दूं, रिवर्स, और जो मेरी स्ट्रिंग है पहले से एस, ये दोनों इक्वल है तो क्या दे दे, 1 रिटर्न कर दे। अगर एल्स एल्स यानी कि फॉल्स फॉल्स है तो मेरा रिटर्न कर दे 0। ये करना है बस। फटाफट से मैं ये कोड लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो कोड हो गया हमारा डन। अब इस कोड में क्या लिखा है ये समझो। मैंने क्या किया है, एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्यों लगाया, देखो हमारे को लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काम हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। हम नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, तो हमने उसके लिए लगाया लेंथ डॉट एन माइनस 1, क्योंकि मेरे को पता है 0 1 2 3, ठीक है। लास्ट मेरा साइज इसका क्या है 4 है, बट लास्ट क्या होगी मेरी जो पोजीशन होगी n माइनस 1, यानी कि 3, 4 माइनस 1 3, डन। ओके, इसके बाद कहाँ पे शुरू कहानी होती है, फॉर इंट आई इक्वल टू, यहाँ से शुरू हुई थी आई माइनस माइनस, हमेशा वो एक एक करके, यहाँ पर अगर आई था मेरा, फिर एक आई इधर आ जाएगा वापस, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो वो उसके लिए कंडीशन लगाइए लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ लास्ट में ना जाए 0 पर, ये क्या रख जाए, रुक जाए। रिवर्स डॉट, अब इसमें प्लस लगा रखा है एस डॉट कैर एट आई। कैर एट आई फंक्शन है जो हमारी एक वैल्यू लेके आएगा उस पोजिशन से, ठीक है। कैर एट आई, जैसे उसमें एरे हम क्या कर देते, हम ये कर देते थे एरे ऑफ 0 करते थे, ठीक है। और या फिर हम इसको लिख देते थे जब लूप में एरे ऑफ आई। तो इसमें क्या होगा, एस डॉट कैर एट आई। एस हमारी क्या है, क्लास है, क्लास का हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी स्ट्रिंग हमारी क्लास है, एस हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ मैंने मेथड को कॉल किया, ठीक है। ये कॉलिंग हो रही है, ठीक है। ये भी आपको समझनी है, जब भी आपको फंक्शन बनाना होता है तो आपको डेटा टाइप का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स और सेमीकोलन देना होता है। जब आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन कॉल करना बहुत आसान होता है, बस आपको क्या लिखना होता है, मेथड का नेम, मेथड नेम, और कॉल कर दो बस। अगर कोई वैल्यू है, पैरामीटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर पैरामीटर था स्ट्रिंग एस, तो उसमें क्या कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पर कुछ वैल्यू डाली जाती है। क्या ये ऐसा ही होता है? हाँ, अगर आप देखना चाहते हो तो इसको एक्सपेंड करो और यहाँ पर देखो ओबी डॉट एस पैलिंड्रोम, इसमें एस डाल रखा है, ये हमारी क्या हो रही है, कॉल हो रही है, ठीक है। ये स्किप हो गया था थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस, प्लस का क्या हिसाब है, यहाँ पर ऐसा प्लस क्यों हो रहा है, देखो आपको मैंने बताया था कनकैटिनेट करके मैंने प्रिंट करवाया था दो चीज़ों को, सम इक्वल टू, फिर जो सम था 10, तो उसमें मैंने क्या प्रिंट किया था, ऐसे कुछ करके प्रिंट किया था। मैंने लिखा था सम इक्वल टू प्लस और सम
वेरिएबल का नाम लिख दिया था, तो इसने क्या कर दिया था, मेरा प्रिंट कर दिया था, है ना, सम इक्वल टू 10। सेम लाइक दैट इसमें भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं 1+1 करूँगा तो ये 2 देगा, बट मैं ABC स्ट्रिंग है मेरी, प्लस में मैं कर दूंगा D, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, ABCD, ठीक है, जोड़ देगा। तो यहाँ पर ये वो जोड़ने वाला कार्यक्रम हो रहा है। बाद में मैंने क्या कर लिया, डॉट इक्वल से चेक कर लिया, उसमें रिवर्स वाली स्ट्रिंग डाल दी। अब इससे क्या होगा, चेक हो जाएगा, है ना। अगर इंटीजर वाली होती तो डबल इक्वल टू लगा सकते थे। अगर वो इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये क्या है, मेरा ट्रू है। और अगर अब ये हमारा इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। जब ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर चला जाएगा, एल्स वाली बॉडी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बॉडी नहीं बनाई है, आप चाहो तो ऐसे करके इस बॉडी को बना सकते हो, ठीक है। फिर एल्स की एक लाइन के लिए बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, और एक से ज़्यादा लाइन है तो हमारे को बॉडी ओपन और क्लोज करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने रिटर्न 0 कर दिया। अब इस कोड को अगर आपको रन करना है तो कैसे करोगे, जल्दी बताओ। कुछ नहीं है, यहाँ पर आप जाओगे, ये रहा कंपाइल एंड रन, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर हमारा कंपाइल होने लग जाएगा, ठीक है। अभी बता देगा क्या आने वाला है हमारा आउटपुट। थोड़ा टाइम लिया, इसने देखा ABAC हमने डाला था इनपुट में, ठीक है, वो हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि हाँ ABBAC को उल्टा करोगे तो नहीं आएगा। कुछ और कस्टम इनपुट दे सकते हो यहाँ पर आप, वैसे आपको देने की जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कंपाइल एंड रन कर सकते हो आप, ठीक है। हो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ऑनलाइन है, थोड़ा सा स्पीड, इंटरनेट स्पीड सब मैटर कर दिया। ओके, आगे हमारा ये 1 आया, आउटपुट एक्सपेक्टेड भी वही था, क्योंकि ABA को आप उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, उसका उल्टा भी वही बनेगा, ठीक है। आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर सबमिट का भी हो जाएगा। 10,100 सैंपल्स यानी कि ऐसे एग्जाम्पल्स हमने डाले हैं इसके अंदर, तब जाके आएगा, ठीक है। कितने बार अटेम्प्ट किया, कितना कुछ किया। तो अभी एक बार मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, तो ये वहाँ पर अटेम्प्ट नंबर 6 दिखा रहा है, ठीक है। करेक्ट कितने बार हमने अटेम्प्ट सही किया है, सब कुछ सारी रिपोर्ट देगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब तुम गिग्स फॉर गिग्स से फ्रेंडली हो गए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है ये पता चल गया, कैसे पढ़ना होता है, ठीक है, कैसे कोड करना होता है, कैसे कंपाइल करना है, फिर बाद में सबमिट करके देखना है सबके लिए सबमिट हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया क्लियर। अब एक और बार देख लेते हैं, एक और चीज़ किसके लिए, हम देख लेते हैं लीड कोड में, ठीक है। लीड कोड में भी मैंने कर रखा है, एक होमवर्क के लिए दूंगा, लेकिन अगर ये जैसे क्वेश्चन आपको देखने हैं, ये कहाँ पर हम मैं चेक करता हूँ कैसे है ये सब, तो आपको क्या करना है, GFG प्रैक्टिस लिख देना, ठीक है। GFG प्रैक्टिस, यहाँ पर जाओगे, ये पहला लिंक है प्रैक्टिस वाला, इसमें प्रॉब्लम्स आएगा, ये देखो प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्रॉब्लम्स पे क्लिक कर दो, सारी प्रॉब्लम्स खुल जाएंगी, ठीक है। एरे में देखोगे आप 623 हैं, स्ट्रिंग में 380 हैं, ये सब। इससे बड़ी लाइब्रेरी तो हमारी लीड कोड की है। लीड कोड पे जाओगे, लीड कोड, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी प्रॉब्लम्स पे जाओ, सेम कॉमन सा ही है। यहाँ पर जाओगे, मैं आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एरे स्ट्रिंग तो सबसे बड़ा टॉपिक है। ये देखो यहाँ पर एक्सपेंड करोगे, ये सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे। अब देखोगे एरे सबसे ऊपर है 1271, स्ट्रिंग 595, इससे बड़े कोई टॉपिक नहीं है, इतने बड़े कोई क्वेश्चंस नहीं है, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे एरे या स्ट्रिंग का कोई क्वेश्चन एक ना एक पूछा ना जाए, देख सकते हो पूरे में, ठीक है। इसलिए मैं ये एरे और स्ट्रिंग दोनों ही क्वेश्चन ले लिए हैं, दोनों ही आपकी फाउंडेशन बढ़ा देगा, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, हाँ अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पहले वाले में जब हमने देखा था स्ट्रिंग वाले में, यहाँ पर क्या था, हमारे को ज़्यादा रामायण नहीं थी, दो एग्जाम्पल थे, गिग्स पर एक टास्क दिया था, ठीक है। लीड कोड पर हमारे को बहुत सारी रामायण है, क्या हमारे को ऐसा एग्जाम्पल नहीं ऐसा समझ में आता है, क्योंकि वो उससे अच्छा समझ में आता है क्या इनपुट लेना क्या आउटपुट, है ना। जब बिगनर होते तो वो चीज़ अच्छी लगती है, हाँ है, देखो यहाँ जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा आपको दो केसेस दिए होंगे, इनपुट और आउट। इसमें क्या दिया है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपको ना एक एरे है, ठीक है, एरे पता ही है हमारे को क्या होता है, आपको एक एरे दिया हुआ है। अब जो एरे होता है वो फिक्स साइज का होता है, मैंने बताया जब बना रहे थे हम, क्रिएट कर रहे थे, तो वहां पर हम क्या डाल रहे थे, ऐसे डाल रहे थे ना इंट, फिर उसके बाद 5 डाल रहे थे या 500 डाल रहे थे। ये साइज ग्रो नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता। एक बार एरे का हमने साइज बना दिया तो बना दिया, फिर चाहे C++ हो, सी हो, जावा हो, ठीक है। अभी जावा में हमारी एक एरे लिस्ट होती है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, डायनेमिक एरेज होते हैं, वो शुरू उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही वो स्टोर करता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर आपको 1000 वैल्यू से ज़्यादा स्टोर करनी है, ठीक है, कभी 1000 कर रखी थी, 2000 करनी है तो 2000 के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपने एरे बना दिया 1000 के लिए तो 1000 के लिए ही रहेगा। इसमें हमारी जैसे वैल्यू डली हुई है 3 2 2 3 और 4 मान लो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सारी 3, अब मेरे को आउट इसमें बोल दिया है वैल्यू इक्वल टू 3, अगर मेरी 3 वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू में मैंने एक और इनपुट दिया 3, वो है तो मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट इज 2, ठीक है। अभी इसके लिए आउटपुट 2 क्या, इसके लिए आउटपुट हो जाएगा 3, यहाँ मान के चलो इसके लिए आउटपुट हो जाएगा 3 जो मैं बना रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास है ना, तो 3 वैल्यू सारी मेरी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, और मेरा कुछ एरे ऐसे दिखने लग जाएगा 2 2 4, और
ये एरे में देखो 2 2 4 1 5 साइज का एरे है, 5 साइज का ही रहेगा, लेकिन लास्ट में हमारा क्या होगा, मेरे को साइज देना है सिर्फ 3, क्योंकि मेरा 3 तक मैंने वैल्यूज भरी हुई हैं, ठीक है। बाकी की वैल्यू क्या है उसमें 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, मुझको को लेना देना नहीं है, ना वो रीड करेगा, ठीक है, क्योंकि एरे तो चेंज कर नहीं सकते साइज में, तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन जहां तक मैंने डिलीट कर दिया है वहां तक साइज रिटर्न करना है मेरे को, ठीक है। तो ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने क्या किया है, वाइल लूप से भी सॉल्व किया है तुम्हारे लिए, और फॉर लूप से भी कर रखा है, ताकि आप दोनों लूप को समझ पाओ, ठीक है। अब फॉर लूप से क्या बोल रहा है, फॉर लूप से कुछ ऐसा उसने बोला है कि मान के चलो मेरे पास ना एक और ये है, ठीक है, इसी एरे को मैंने क्या ब्लैंक मान लिया, ठीक है, इसमें 3 2 2 3 4 था, इसको ब्लैंक मान लिया, 5 स्टेज तक रख दिया। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर एक एम पॉइंटर लगा दिया और यहाँ पर आई पॉइंटर, ये आई पॉइंटर चलेगा लूप के साथ, और ये वाला ऑटोमेटिक है, इसमें एम प्लस प्लस कर दिया है, ठीक है ना। तो देखो कि एम इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में 0 वाली पोजीशन पे रखा है, क्योंकि एरे 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है, साइज लास्ट n माइनस 1 वाली पोजीशन होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लेस देन चलेगा, लेस देन कर दो, या लेस देन इक्वल टू में अगर लेस देन इक्वल टू कर दे तो -1 भी लिखना पड़ता। आई इक्वल टू 0 से चला आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा काम कहाँ हो रहा है, यहाँ पर आई जाएगा, फिर जैसे ही आई और आई प्लस प्लस होगा तो ये कहाँ पर, फिर आई यहाँ, फिर आई यहाँ, फिर आई यहाँ, फिर आई यहाँ, एक एक करके यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। अब वो चेक करेगा अगर वो वैल्यू को इक्वल नहीं है, ठीक है। हमने क्या चेक किया, नम्स डॉट आई में ये 3 है और वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दे रखी है 3, ठीक है, उसके लिए चेक होगा ये, अब उसके लिए ये चेक होगा, ठीक है। अगर नॉट इक्वल है तब क्या होगा, नॉट इक्वल है तो ये इफ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि मैं नॉट इक्वल ही चेक कर रहा हूँ। अगर वो ट्रू हो गई तो एम वाली पोजीशन पे इस वैल्यू को रख दो, ठीक है। तो 3 की जगह पे यहीं पर हमारी 3 आ जाएगी, और जैसे ये हो गया काम, ठीक है, 3 रख गई, तो इसके बाद इसने लास्ट में क्या किया, एम प्लस प्लस, तो इस वाले को फिर से एक आगे बढ़ा दो, जो हमने पोस्ट इंक्रीमेंट में सीखा था। फिर उसके बाद 2 पर जाएगा, 2 हमारी किसके इक्वल है कि नहीं, अब यहाँ पर 3 इक्वल थी ना, 3 इक्वल थी, तो ये मान के चलो 3 हमारी क्या होगी, कट गई, स्किप हो गई, यहाँ पर जाएगी नहीं, तो एम प्लस प्लस भी नहीं होगा क्योंकि इफ के अंदर गया ही नहीं, ठीक है। फिर से इस वैल्यू को ये स्किप हो जाएगा और आई मेरा सीधा यहाँ आ जाएगा 2 पर, और 2 में जाएगा यहाँ, तो फिर क्या होगा, इसको जरा मैं रब कर देता हूँ, बोलो, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर मेरा 2 जाएगा, फिर एम प्लस प्लस होगा और एम मेरा आगे बढ़ेगा, ओके। फिर इसके बाद जब 2 मेरा डन हो गया, फिर से 2 आएगा, 2 के लिए हो जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 के लिए फिर से स्किप हो जाएगा, फिर आई 4 पे जाएगा और ये मेरा 4 यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद मेरी ये 2 वैल्यू बच जाएगी और मेरा एम यहाँ पर कितना हो रहा होगा, एम की वैल्यू मेरी हो जाएगी इस पोजीशन पे तो 2 होगी, लेकिन एक स्टेज बाद मेरी क्या हो जाती है, एम इक्वल टू 3 हो जाती है, ये मैंने बताया था, आपको करके भी दिखाया था। तो लास्ट में मैंने वही 3 क्या कर दी, रिटर्न कर दी, ठीक है। यहाँ पर और किस तरीके से वाइल लूप से कर सकते थे, इसमें क्या कर रखा है, अब वाइल लूप में देखो, यहाँ पर डिक्लेरेशन, कंडीशनल और आपका इंक्रीमेंट, तीनों एक जगह थी, यहाँ पर अलग अलग है। स्टार्ट इक्वल टू डिक्लेरेशन, जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो अलग हो रहा है, कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है, और बढ़ रहा है हमारा यहाँ बॉडी क्लोज होने से पहले वाइल लूप की, ठीक है, और लास्ट में उस एरे लेंथ को रिटर्न कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, यहाँ पर हम चेक कर रहे थे नॉट इक्वल, और यहाँ पर वो चेक कर रहा है इक्वल। अगर वो इक्वल है तो वो क्या कर रहा है, लास्ट से अगर वो इक्वल है, मान के चलो जैसे मेरे यहाँ 3 इक्वल हो गई, तो 3 के लिए ये क्या करेगा, मान के चलो इसमें क्या, जैसे 3 मेरी इक्वल हो गई तो ये 4 वाली वैल्यू को 3 वाली पोजीशन पे लाके डाल देगा, ठीक है, बस यहाँ पर ये करेगा, ठीक है, और लेंथ को माइनस माइनस कर देगा। अब मेरी लेंथ यहाँ 4 हट गई, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा 4 हो गया, ठीक है। अब 4 2 2 3 एरे हो गया, 4 2 2 3 एरे में मैंने अब दोबारा से फिर जाएगा, ठीक है, फिर चेक करेगा 4 2 2 इसके लिए रहेगा, लास्ट वाली के लिए फिर से दिख जाएगा। अब ये हमारा आगे कैसे बढ़ रहा होगा लूप, ये बात करो, तो लूप बढ़ रहा होगा आगे स्टार्ट प्लस प्लस, जब वो नॉट इक्वल है, ठीक है, तो वो एक आगे ले आएगा, अगर वो इक्वल है तो उसके लिए पीछे वाली वैल्यू को आगे ले आएगा, बस, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है, एक बार पेन पेपर पे फिर से ड्राइंग करके देखो, तब समझ में आएगा, क्योंकि एक मैंने समझा दिया लॉजिक, अगर मैं पूरा ये भी समझा दूंगा ना लॉजिक, इसके बाद भी समझ नहीं आया तो उसको स्पून फीडिंग कहेंगे, ठीक है, वो मैं नहीं चाहता कि आपको अपाहिज कर दूं, सीधी बात है, कोडिंग खुद करने से समझने से आती है, ठीक है। इसके बाद तो अब देता हूं तुम्हारे को मैं एक होमवर्क, और इस वाले लॉजिक को भी थोड़ा सोचना समझना, पेपर पे ड्रॉ करके देखना, एग्जीक्यूट करना दिमाग में कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये वाला बिट देखो, ट्राई करो रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इसमें क्या है, आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जो सॉर्टेड है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके, उसमें जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू, अगर 1 1 2 3 बार आ रहा है तो एक ही 1 रहेगा, 2 2 बार आ रहा है तो एक ही 2, 3 3 बार आ रहा है तो एक ही 3 उस एरे में, ठीक है।
सेम साइज दोबारा हम कम नहीं कर सकते हैं, तो इस बार क्या करेंगे, उसका फिर से साइज ही हम यहाँ भी रिटर्न कर रहे होंगे। ओके, तो आपको ये करना है ट्राई। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। क्या जो जितना भी मैं देखो इससे पूरा फैमिलियर करवा दिया है, दोस्ती करवा दी है मैंने आपको ऑनलाइन एडिटर से। जहाँ भी आप जाओ लीड कोड पर करो, चाहे गिग्स पर करो, स्पॉन्सर तो है नहीं ये वीडियो, मैंने भी यहीं पढ़ा है, आपको भी यहीं पे पढ़ा दिया, ठीक है, यहीं दुनिया पढ़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस वीडियो को वन शॉट में बना सकता हूँ, तो आपने भी अगर शिद्दत से पढ़ा होगा तो इसको वन शॉट में क्लियर देखा होगा एंड तक। अगर देखा है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर डीप डाइव करना है, पूरी मास्टर करना है जावा को, साइड बाय साइड उसको भी रखो, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और दूसरे भी चैनल हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, उन्होंने भी पढ़ा रखा है, वहां से जाके देखो। कम से कम 40-50 घंटे का जावा का कोर्स कंप्लीट करोगे तब जाके बोल सकते हो हाँ थोड़ा बहुत हमारे को जावा आ गया है, ठीक है। अभी इसको सिंटैक्स सीखे हैं आपने, जाओ ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल लेते रहो, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मत छोड़ना, क्योंकि इंटरव्यू में यही पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, देखो लूप्स, इफ एल्स, ठीक है, सिंटैक्स, वेरिएबल्स बनाना, ये सब कोई भी सीख लेता है, बहुत आसान है। आप 12वीं भी पास नहीं हो ना, तब भी मैं सिखा सकता हूँ, बच्चे को भी सिखा सकता हूँ, 4th 5th क्लास वाले को, ठीक है, लूप्स ये सब। लेकिन उस पर जो क्वेश्चंस हैं उसको समझाने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो बिल्ड करो। ओके, बस इतना ही कहूँगा, फिर जाओ, बेस्ट ऑफ लक। ओके, और हाँ शेयर कर देना यार, यहाँ तक कितनी मेहनत की है, लाइक भी कर देना वीडियो को। ओके, बाय बाय।